थर्मोडायनेमिक्स की। इससे पहले वीडियो लेक्चर में अपन जो जो स्टडी करते हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अपन अभी तक देख चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है, सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, ये सब अपन अभी तक स्टडी कर चुके हैं। पाथ क्या होता है, साइकिल क्या होती है, ये सब अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज अपन देखने वाले हैं आइडियल गैस के कॉन्स्टेंट और इसके टेम्परेचर के मेथड, क्या क्या टेम्परेचर कैसे कैसे किस मेथड से टेम्परेचर फाइंड आउट किया जाता है, और साथ ही अपन जीरो लॉ, ये भी एक टेम्परेचर मेजरिंग का मेथड है जिसको अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अपन सबसे पहले जानते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो किसी काल्पनिक गैस है। सबसे फर्स्ट बात तो ये एक इमेजिनरी गैस है जो किसी कंटेनर में क्लोज है, उसके प्रत्येक मॉलिक्यूल का कोई वेट नहीं है और ना ही वो कोई स्पेस कवर कर रहा है और ना ही उसका इफेक्ट किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर है। इसको अपन बोलते हैं आइडियल गैस बोलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन मेरी होती है पीवी बराबर mRT। आइडियल गैस जैसे कोई भी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी गैस है तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। यानी गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कोई भी गैस अगर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में है तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पर पी मेरा हो जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर से मीन हो गया मेरा, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है पी एब्सोल्यूट बराबर हो जाता है पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज प्रेशर। अब ये प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अपन पिछले वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियो में देख चुके हैं। इसको देखने के लिए एक बार फिर से आप वहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे वी वॉल्यूम हो जाता है, एम मास हो जाता है उस बॉडी का या उस गैस का, आर हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट और टी हो जाता है टेम्परेचर। एक इक्वेशन आती है मेरी पीवी बराबर एन आर टी। आर को आर बार बोलते हैं यहाँ पे, एन तो हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आर हो जाता है मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या हो जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर बार मेरा हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हो जाएगी 8.314 किलोजूल पर के मोल केल्विन। ये हो जाएगी मेरी आर बार की वैल्यू। और जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है इसकी यूनिट हो जाती है मेरी जूल पर केजी केल्विन। अब इसके अपन टेम्परेचर के मेथड देख लेते हैं कि किस किस मेथड से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। सबसे पहले 1954 में जो मेथड सामने आया अपने, 1954 से पहले जो मेथड यूज किया जाता था उसमें क्या होता था, अपन दो रेफरेंस पॉइंट ले लेते थे फ्लूइड के, गैस के। जैसे एक तो आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को रेफरेंस पॉइंट, फर्स्ट इनिशियल रेफरेंस पॉइंट मान लिया अपन ने, और एक्स बराबर एक्स आई कब हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस के केस में। और दूसरा मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया स्टीम को, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम को, एक्स बराबर एक्स एस पे। अब यहाँ से जो मेरी टेम्परेचर की इक्वेशन निकल के आती थी, टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए होता था टी बराबर 100 एक्स माइनस एक्स आई अपॉन एक्स एस माइनस एक्स आई। ये मेरा टेम्परेचर मेजरिंग का मेथड होता था 1954 से पहले। अब सेकंड केस मेरा आता है टेम्परेचर मेजरिंग इसके लिए। इसमें 1954 के बाद जो मेथड यूज किया जाता था उसको अपन देखते हैं। उसमें क्या करते थे अपन, उसमें अपन एक सिंगल पॉइंट को रेफरेंस मानते थे। ट्रिपल पॉइंट होता है अपना, वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है। इसको रेफरेंस लेकर अपन प्रेशर और टेम्परेचर को मेजर कर देते हैं। तो जैसे पीवी बराबर एम आर टी, यहाँ से अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो एम आर अपॉन वी इंटू टी, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मेरे टेम्परेचर के। इसको मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, इसको मैं पूरे को एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, P बराबर के टी। अब या इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे T बराबर के पी, ये बोल देंगे। अब इस इक्वेशन से मेरे पास जो आती थी वो इक्वेशन हो जाती है टेम्परेचर की, T बराबर ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई में प्रेशर, उस सर्टेन पॉइंट पर प्रेशर और ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर। ये मेरा प्रेशर का स्केल हो जाता था जिससे मैं मेजर करना है। तो ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे आ जाएगा T बराबर 273.16 ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर इंटू पी अपॉन पी ट्रिपल पॉइंट। ये मेरे 1954 के बाद में जो मेथड यूज़ किया जाता था उसके रेशो में। अब अपन बात करते हैं जीरो लॉ की। जीरो लॉ क्या होता है, जीरो लॉ क्या होता है और ये किस तरीके से टेम्परेचर मेजरिंग के काम आता है। जीरो लॉ में हम बात करते हैं कि कोई भी बॉडी हो गई, कोई भी एक बॉडी हो गई, जैसे ये बॉडी ए है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है किसी बॉडी बी से। ए बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है किसी बॉडी बी से, और साथ ही ये बॉडी बी इक्विलिब्रियम स्टेट में है किसी बॉडी सी से। तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। ये अपना जीरो लॉ होता है। जीरो लॉ R.H. फॉवलर नाम से एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीरो लॉ दिया। उन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी ए की थर्मल इक्विलिब्रियम अगर बी बॉडी के साथ है तो वो, और बी बॉडी की थर्मल इक्विलिब्रियम सी के साथ है सेपरेटली, तो इस केस में सी और ए भी
एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब अपन बात करते हैं गिब्स फेज रूल की। गिब्स फेज रूल, इन्होंने एक इक्वेशन दी, इन्होंने बोला P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। यहाँ पर P तो हो जाता है मेरा फेज और C हो जाता है नंबर ऑफ कंपोनेंट, F हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसे अपन को डिग्री मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं। केस फर्स्ट में मान लीजिए कि सिंगल फेज है और सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है। जैसे या तो आइस है या वाटर है या स्टीम है। ये मेरा फर्स्ट केस हो गया जिसमें सिंगल फेज और सिंगल कंपोनेंट है। तो फेज तो हो गया मेरा P तो हो गया 1 प्लस एफ बराबर कंपोनेंट C। एक ही कंपोनेंट लूँगा, या तो आइस लूँगा या वाटर लूँगा या स्टीम लूँगा। कंपोनेंट हो गया 1 प्लस 2। तो यहाँ से मेरे F की वैल्यू आ गई, F बराबर मेरा हो जाएगा 2। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 2। ऐसे अगर केस 2 की बात करूँ मैं, नेक्स्ट केस की, केस सेकेंड में मैं ले लेता हूँ 2 कंपोनेंट ले लेता हूँ। सिंगल कंपोनेंट के साथ 2 कंपोनेंट, जैसे वाटर प्लस स्टीम ले लिया। वाटर प्लस स्टीम ले ली, तो इसमें क्या हो जाएगा, फेज तो हो जाएंगे 2, फेज तो हो गए मेरे 2, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कंपोनेंट कितने हो गए, कंपोनेंट तो फिर भी सिंगल ही कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं अपन भाई, पानी यूज़ कर रहे हैं। फेज वाली से वाटर हो या स्टीम हो, कंपोनेंट तो एक ही है, वाटर प्लस 2। तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाती है मेरी 1। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसका, 1 हो गया। अगर अपन 2 फेज में एक कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। केस 3 की बात करें अपन, केस 3 की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें अपन ले लेते हैं कि 3 फेज में ले लेते हैं एक ही कंपोनेंट को। जैसे वाटर को ले लेते हैं अपन लिक्विड में, वाटर को लेते हैं आइस में, और वाटर को लेते हैं स्टीम में। 3 फेज में इसको अपन यूज़ करते हैं। तो फेज तो हो गए 3, F की वैल्यू, कंपोनेंट हो गया 1 और 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 0 हो गया। उस केस में अपन गिब्स फेज रूल से डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू लोकेट द फिक्स्ड ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब उस सिस्टम की रिक्वायर्ड पोजीशन को डिफाइन करने के लिए वह मिनिमम नंबर, उसको अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अब यहाँ से अपन को एक यूनिक रेफरेंस पॉइंट मिल गया ट्रिपल पॉइंट के लिए। तो ट्रिपल पॉइंट की क्या परिभाषा हो जाएगी, ट्रिपल पॉइंट की परिभाषा हो जाएगी, 1 केल्विन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। 1 केल्विन बराबर मेरा हो गया 1/273.16। ये ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर हो गया वाटर के लिए। ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर हो गया वाटर के लिए। 1 केल्विन बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1/273.16। ये 1 केल्विन के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन की। पाथ फंक्शन किसे बोलते हैं और पॉइंट फंक्शन किसे बोलते हैं। पॉइंट फंक्शन तो हो जाएगा, पॉइंट फंक्शन में मतलब कोई भी फंक्शन है, कोई भी वेरिएबल जो डिपेंड नहीं करता है किसी भी सिस्टम के पाथ पर, उसको अपन बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या हो जाता है, पॉइंट फंक्शन हो जाता है द वेरिएबल डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। जैसे कि कोई भी सिस्टम का प्रेशर हो गया, प्रेशर वो किसी भी वे से गुजरे, कोई भी प्रोसेस फॉलो करे, उससे प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा पॉइंट फंक्शन। प्रेशर हो गया, सिस्टम का टेम्परेचर हो गया, और उसकी इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, इन सब से इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब ये हो जाता है पॉइंट फंक्शन। अब अपन बात करते हैं पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी पास्ट हिस्ट्री पर। मतलब जो जिस वे से वो गुजरा है, जिस पाथ से वो निकला है, उस पर डिपेंड करती है। जैसे हीट और वर्क क्या कहलाते हैं, पाथ फंक्शन कहलाते हैं। जैसे हीट, अगर कोई प्रोसेस होती है तो उसमें हीट का लॉस होता है, या वर्क मिलता है, वर्क का लॉस होता है, या हीट मिलती है। ये हो जाते हैं अपने पाथ फंक्शन। और आइए आज बात करते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक वर्क की। वर्क क्या होता है, वर्क डन और वर्क दोनों एक ही टर्म है।
वर्क हो जाएगा अपना, कोई भी सिस्टम द्वारा किया गया वर्क वह कराता है जिससे कि उसके द्वारा होने पर किसी बाह्य सिस्टम पर कोई इफेक्ट दिखे अपने को सराउंडिंग में, या किसी बाह्य सिस्टम में कोई इफेक्ट पैदा हो जाए, इसको वर्क बोलते हैं। मतलब वर्क डन बाय ए सिस्टम इज वन इन विच द इट इन्फ्लुएंस एन अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी सिस्टम द्वारा किया गया कार्य जिससे कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट पैदा हो जाए, इसको अपन वर्क बोलते हैं। अब वर्क के बहुत से टाइप होते हैं, इसको अपन एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि वर्क क्या हो गया। वर्क से मतलब है कि जैसे ये मेरे पास कोई बैटरी है, ये कोई बैटरी है, इस बैटरी से ये मोटर कनेक्टेड है, बैटरी से एक मोटर कनेक्टेड है और मोटर से ये फैन चल रहा है, मोटर से ये फैन चल रहा है। अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ ओनली मेरी इस बैटरी पर, तो यहाँ पर मेरा सिस्टम क्या हो गया, ओनली ये बैटरी हो गई। इस बैटरी के यूज़ आने से मोटर चल रही है, मोटर चलने से बाय एटमॉस्फेयर में हवा सर्कुलेट हो रही है। तो एटमॉस्फेयर में मतलब अनदर स्पेस में क्या हुआ है, सिस्टम का इफेक्ट पैदा हो रहा है बैटरी के यूज़ आने से। तो ये क्या हो गया, मेरा वर्क हो गया, बैटरी द्वारा मिलने वाला वर्क हो गया। अब जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे नहीं मान के इसे मैं इस पूरे को ही एक सिंगल सिस्टम मान लूँ, इस पूरे पर ही अगर मैं स्टडी करता हूँ, इस पूरे को ही अगर मैं सिंगल सिस्टम मान लूँ, तो बैटरी से वर्क मिला, मोटर घूमी, मोटर से फैन घूमा, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, वर्क मुझे मैं इस पूरे सिस्टम पर स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरा वर्क एटमॉस्फेयर में कोई इफेक्ट पैदा नहीं कर रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल देंगे कोई वर्क नहीं हो रहा है, नो वर्क। ठीक है। अब वर्क डन, जैसे अगर सिस्टम से हमें वर्क मिल रहा है, सिस्टम से अगर हमें वर्क मिल रहा है तो हम हमेशा उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर अपन सिस्टम को वर्क दे रहे हैं तो उसको हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम सिस्टम हो गए घर के अपन एक सिस्टम हो गए, घर वालों को अगर अपन पैसे दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, और अगर घर वालों से पैसे ले रहे हैं तो वो नेगेटिव है। तो अगर अपन कमा के दे रहे हैं तो पॉजिटिव, और अपन घर वालों से ले रहे हैं तो वो नेगेटिव, गलत है। तो सिस्टम अगर देता है तो पॉजिटिव, और अगर सिस्टम लेता है तो नेगेटिव। अब अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क की। क्या बात कर लेते हैं अपना, टाइप्स ऑफ वर्क की। टाइप्स ऑफ वर्क, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लोज सिस्टम या क्लोज सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। क्लोज सिस्टम से मतलब है कि क्लोज कोई कंटेनर होगा जिसमें, जैसे ये कोई पिस्टन हो गया और ये एक सिलेंडर हो गया, इसमें पी प्रेशर है, इस सिलेंडर में पी प्रेशर है। इस पी प्रेशर की वजह से इस वॉल पर इस पिस्टन की वॉल पर लगने वाला फोर्स ओपन कैलकुलेट करते हैं, और इस पर जो कार्य करेगा, इस प्रेशर की वजह से जो वर्क होगा उसको अपन देखते हैं। मतलब अपन मैकेनिकल वे में वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर फोर्स अगर मुझे निकालना है तो गैस का प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मेरा हो जाएगा P इंटू ए। ये तो हो गया मेरा फोर्स। डिस्प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें, मान लीजिए ये x यहाँ से x डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन मेरा हो गया P इंटू डी ए, स्मॉल एरिया की अपन बात करेंगे, इंटू x डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ से वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। तो ये क्या है मेरा, ये वॉल्यूम है, एरिया इंटू लेंथ। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा मेरा P dV, अल्पांश का वॉल्यूम। अब इसका अगर मुझे कंप्लीट होल इसका वर्क डन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं dV का, जिससे कि मेरा वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन फॉर क्लोज सिस्टम या नॉन फ्लो, इसमें कोई एडिशनल अपन मास का फ्लो नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, WD बराबर वर्क डन बराबर P dV, इसका इंटीग्रेशन। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर तो बाहर की तरफ आ जाएगा, और dV, तो ये हो जाएगा मेरा वर्क डन। किस सिस्टम के लिए, ऐसा सिस्टम जो क्लोज है और नॉन फ्लो है। मतलब ये प्रेशर और वॉल्यूम का अगर अपन इसका डायग्राम देखें PV का, तो
स्टेट 1 पर है, ये इसमें प्रेशर स्टेट 1 पर है और ये डिक्रीज हो गया, एक्सपांड हुआ तो स्टेट 2 पे आ गया। तो चेंजेबल क्या है, वॉल्यूम चेंजेबल है, इसका वॉल्यूम चेंजेबल है। तो ये जो कर्व का एरिया आएगा ये मेरा वर्क डन कहलाएगा, क्लोज सिस्टम का नॉन फ्लो वर्क कहलाएगा। अब ऐसे ही अपन बात करते हैं ओपन सिस्टम का वर्क या स्टडी वर्क की बात करते हैं अपन, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट ना रह करके प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। उसका कैसे हो जाएगा पीवी डायग्राम, अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं, पहला तो हो गया मेरा क्लोज सिस्टम, दूसरा मेरा हो जाएगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या नॉन फ्लो वर्क सिस्टम, दूसरा हो जाएगा मेरा ओपन सिस्टम या स्टडी फ्लो वर्क सिस्टम। इसमें भी अगर अपन देखें तो इस तरीके से स्टेट 1 से स्टेट 2 पर आ गया, लेकिन जो अपन एरिया निकालेंगे कर्व का वो प्रेशर लाइन पर जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक का, उसको अपन क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम के लिए वर्क। ये तो हो गया मेरा क्लोज सिस्टम के लिए वर्क। और यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम में प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा था, तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन प्रेशर कम हो रहा है तो वर्क डन ओपन सिस्टम माइनस वी डी पी। प्रेशर चेंजेबल है और वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो ये हो जाएगा मेरा ओपन सिस्टम का वर्क डन। अब अपन बात कर लेते हैं अपने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। ये तो हो गया ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के लिए। अब अपन बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ क्लोज वर्क सिस्टम ऑफ डिफरेंट प्रोसेस के लिए अपन सिस्टम का वर्क देखते हैं। सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं अपने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं अपन। कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब V बराबर C, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और अगर प्रेशर और वॉल्यूम की इस पर देखें अपन एक्सिस पे, तो ये P और ये V वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, तो मेरी प्रोसेस कैसे हो जाएगी, एक ही लाइन पे चलेगी, स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा ये स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आई, प्रेशर तो चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। तो dV अगर मैं बात करूं, अपन क्लोज सिस्टम पर ये सारे इफेक्ट देख रहे हैं अलग अलग प्रोसेस के। तो क्लोज सिस्टम का मेरा वर्क डन आया था, जो क्या था, मेरा वर्क डन आया था क्लोज सिस्टम का, वो था इंटीग्रेशन PdV, ये था क्लोज सिस्टम के लिए। अब जबकि वॉल्यूम ही वेरिएबल नहीं है, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। दूसरी मैं बात करता हूँ दूसरी प्रोसेस की, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सी, कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इसमें अगर पीवी डायग्राम देखें अपन इसका, इस प्रोसेस का, तो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मतलब प्रोसेस होगा उसमें 1 से 2 पर आ रही है अगर पीवी, ये वॉल्यूम वाली लाइन, तो इसमें क्या होगा, वर्क डन का मेरा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन मेरा हो जाता है PdV। वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम 1 से 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो ये तो चेंजेबल है। तो यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक dV,
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन P, और ये आ जाएगा V 1 से 2, इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा V2 माइनस V1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू P। वर्क डन आ जाएगा किसके लिए, ये वर्क डन आ गया क्लोज सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, क्लोज सिस्टम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने थर्ड हो गई मेरी कांस्टेंट टेम्परेचर, T बराबर C। टेम्परेचर कांस्टेंट या आइसोथर्मल भी बोलते हैं इसको और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसका TH डायग्राम देखूँ, इसका TH डायग्राम देखूँ तो P V यहाँ पर मैं इसका PV डायग्राम देखूँ तो PV प्रोसेस 0.1 0.2, तो 1 पर प्रेशर 1 वॉल्यूम 1, 2 पर प्रेशर 2 वॉल्यूम 2, ये हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि T बराबर C है किस केस में, जब प्रोसेस अपनी है आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। तो अपन जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन मेरी होती है PV बराबर MRT। PV बराबर क्या होती है, MRT। तो यहाँ से क्या हो गया, PV बराबर हो गया C कांस्टेंट, M और R तो ऐसे कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा PV बराबर C। या फिर P को अगर मैं V को इसमें भेज दूँ तो मतलब P प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया मेरा V। अब मेरे वर्क डन की बात अगर अपन करते हैं तो वर्क डन क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होता है, ये सब क्लोज सिस्टम के अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस के लिए अपन देख रहे हैं वर्क डन। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वर्क डन नॉर्मली जनरली वर्क डन होता है मेरा क्लोज सिस्टम का P dV। तो यहाँ से मैं P की वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मेरा हो जाएगा, ये हो गया मेरा W बराबर प्रोसेस 1 से 2, 1 से 2 अगर मैं आ रहा हूँ तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा 1 से 2, और P की जगह मैं रख दूँ C/V। P की जगह मैंने पुट कर दिया C/V और dV। तो C तो कांस्टेंट है, C बाहर आ गया, 1 से 2 dV/V, तो 1/V का log V हो जाएगा। और लिमिट जैसे लगाएंगे तो अपन यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका वर्क डन आ जाएगा मेरे पास, वर्क डन कांस्टेंट टेम्परेचर क्लोज सिस्टम के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर वर्क डन मेरा हो जाएगा C log V2 माइनस log V1। और अगर यहाँ पर अपन C की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा अपने, या फिर यहाँ पर log M माइनस log N बराबर क्या हो जाएगा है, log M अपन log N, ये हो जाएगा मेरा log M अपन log N। और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन C की, तो ये हो जाएगा मेरा W बराबर वर्क डन 1 to 2, C की वैल्यू मैंने पुट कर दी P1 V1, अगर 0.1 पर देख रहा हूँ तो मैं log V2 अपन V1, या P2 V2 log V2 अपन V1, ये भी अपन इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। ये हो गया मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्लोज सिस्टम का वर्क डन। अब अगली अपन प्रोसेस की बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, उसमें हीट का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। चौथी मेरी आ गई एडियाबेटिक प्रोसेस, हीट का ट्रांसफर नहीं होता, हीट एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होता, जीरो है, मतलब हीट एनर्जी का इंटरेक्शन जीरो है, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इसको बोलेंगे अपन एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें अपन एडियाबेटिक इंडेक्स लेते हैं गामा, गामा बराबर हो जाता है मेरा 1.4, किसके लिए 1.4 आता है एयर के लिए। ये एडियाबेटिक कांस्टेंट है गामा, जिसको गामा लिखते हैं अपन। ये हो जाता है मेरा PV की पावर गामा बराबर C,
पीवी की पावर गामा बराबर सी। अब यहाँ से अपन इसका प्रेशर और वॉल्यूम, प्रोसेस का प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ खींचे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 से 2 आएगा, तो वॉल्यूम P1 और V1, P2 V2, ये तो हो जाएगा इसका प्रेशर, और ये यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम हो गया। अब अपन जानते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन 1 से 2 मेरा हो जाएगा PdV, वर्क डन क्या हो जाएगा PdV। और अगर मैं यहाँ से P निकालूँ मेरा, तो P बराबर हो जाएगा C/V की पावर गामा, C/V की पावर गामा हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी मेरी 1 से 2, लिमिट मेरी हो जाएगी 1 से 2। वेरिएबल क्या है मेरा, वेरिएबल वॉल्यूम है, तो V1 V2 मैं यहाँ लेके चलूँगा। तो यहाँ पर P की जगह अपन पुट कर देंगे, ये P की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, C/V की पावर गामा dV, इंटीग्रेशन C बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा 1/V की पावर गामा dV। तो इसकी लिमिट अगर मैं पुट करूँ तो ये यहाँ से हो गया मेरा, यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा W122 इज इक्वल टू V1 V2। 1 गामा को मैं ऊपर ले लेता हूँ, मतलब ये हो जाता है V की पावर माइनस गामा dV, V की पावर माइनस गामा dV। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x की पावर n का n+1/n+1, ये हो जाएगा मेरा C तो बाहर आ गया, V की पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1, लिमिट लग जाएगी इसकी 1 से 2 तक। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, यहाँ से लिमिट पुट करने के बाद में ये हो जाएगा C अपॉन, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस गामा +1 V2 माइनस गामा +1 माइनस V1 माइनस गामा +1, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1। और अगर यहाँ से मैं अपन देखें कि P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर C, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इससे मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ से ये मेरा हो जाएगा C की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1/- गामा +1 P2 V2 की पावर गामा, C को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और गामा, और यहाँ पे ऑलरेडी इसकी V2 की पावर एक गामा तो आई गई ऑलरेडी, ये है ही सही, तो माइनस गामा +1 माइनस P1 V1 की पावर गामा, तो C की वैल्यू की है ही सही, माइनस गामा और +1। तो यहाँ से ये मेरा आ जाएगा, यहाँ से गामा कैंसिल, ये हो गया मेरा वर्क डन ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन माइनस गामा +1। इस माइनस को कॉमन लेके अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, ये हो जाएगा मेरा वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ऐसे ही अपना जाता है पांचवी प्रोसेस, कौन सी, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा मेरा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में सेम यही पीवी की पावर गामा बराबर C ना होके ये हो जाएगी मेरी पीवी की पावर n बराबर C। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट लेंगे अपन, पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट हो जाएगा ये n होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट मेरा n हो जाएगा। इससे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस उसको बोलते हैं, पांचवी प्रोसेस होगी मेरी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पांचवी प्रोसेस मेरी होगी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, मतलब पीवी की पावर n बराबर C, इसको मैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलूँगा।
इसमें ना तो हीट का ट्रांसफर होता है और ना ही वर्क का ट्रांसफर होता है, इसको अपन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर एन क्या हो जाता है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स हो जाता है। इसका भी अगर मैं देखूँ तो प्रोसेस पीवी डायग्राम यही सेम वैसा ही होगा जैसा अभी अपन ने इसका देखा एडियाबेटिक का, वही P1 V1 P2 V2, यहाँ पर गामा की जगह एन से रिप्लेस कर देंगे इसको। तो इसका कंप्लीट अगर अपन डेरिवेशन करते हैं तो वर्क डन मेरा आता है इसका निकल के, इसका वर्क डन मेरे हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। कंप्लीट वही इसका वर्क डन निकल के आता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। अब एक जनरल इक्वेशन होती है मेरी पीवी की पावर k बराबर c। तो यहाँ पर अपन इस k की वैल्यू को ही रिप्लेस करते हुए जाते हैं। जैसे अपन ने 5 प्रोसेस देखी, पहली देखी अपन ने कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें v बराबर c, कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम c हो गया। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी मेरे इनफाइनाइट, v बराबर c में k की वैल्यू इनफाइनाइट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरी प्रोसेस मैंने देखी कांस्टेंट प्रेशर, p बराबर c, कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो जाएगा p बराबर c। तो यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी मेरी 0, k की वैल्यू 0 हो गई p बराबर c में। और तीसरा मैंने देखा मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें क्या हो जाएगा मेरा, इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा मेरा ये pv बराबर c आ जाता है निकल के, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो यहाँ से k की वैल्यू मेरी आ जाती है 1, k की वैल्यू 1 होगी तभी तो pv बराबर c होगा टेम्परेचर कांस्टेंट में। अगली मेरी आती है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में मैं क्या लेता हूँ, एडियाबेटिक प्रोसेस में मैं लेता हूँ pv की पावर गामा बराबर c। चौथी एडियाबेटिक प्रोसेस में pv की पावर गामा बराबर c। यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाती है, k की वैल्यू लेते हैं अपन गामा। पांचवी में pv की पावर n बराबर c, मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना ही वर्क का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर k बराबर क्या लेते हैं अपन n, ये आ जाता है इसका कंक्लूजन। जो आइए शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक। अपने जो भी प्रोसेस देखी अपन ने वर्क की, क्लोज सिस्टम के लिए जितना भी वर्क अपन ने निकाला, जिस प्रोसेस के लिए अपन ने निकाला, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, इन सब के लिए अपन ने डिफरेंट वर्क निकाले। सारे प्रोसेस को एक पीवी डायग्राम पर अपन प्लॉट करते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि प्रोसेस पी, कांस्टेंट प्रेशर वाली जो प्रोसेस होती है, कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस जो होती है, प्रेशर कांस्टेंट, ये वाली हो गई अपनी प्रेशर कांस्टेंट वाली। अब अपन बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की। दूसरी प्रोसेस थी अपनी कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम वाली, वॉल्यूम कांस्टेंट, ना तो इधर बढ़ रहा है ना इधर बढ़ रहा है, ये वाली लाइन हो गई अपनी कांस्टेंट वॉल्यूम। और अब अगली अपनी प्रोसेस थी आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस अपनी हो गई ये जो अपना डिनोट कर लिया k बराबर 1 से। अपनी एक जनरल इक्वेशन थी pv की पावर k बराबर c, pv की पावर k बराबर c। यहाँ पर अगर अपन k बराबर 1 रखते हैं तो pv बराबर mRT, k बराबर 1 रख दिया तो c कब आएगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में अपना क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कर्व आता है वो आता है अपना इस तरीके से, ये हो गया मेरा k बराबर 1। अब अगली मेरी प्रोसेस थी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, k बराबर n अगर मैं पुट करता हूँ तो pv की पावर n बराबर c, ये हो जाता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इसकी वैल्यू n की वैल्यू हमेशा होती है 1.4 से कम होती है, 1.4 से कम होती है हमेशा n की वैल्यू, n की वैल्यू हमेशा 1.4 से कम होती है। और गामा बराबर होता है मेरा 1.4 होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा बराबर 1.4 होता है, n की वैल्यू हमेशा 1.4 से कम होती है। तो ये जो n वाली लाइन होगी ये यहाँ पर आ जाएगी, k बराबर n पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का यहाँ पर आ जाएगा। अगली मेरी प्रोसेस थी एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में अब मैं k की जगह रख रहा हूँ गामा, तो pv की पावर गामा बराबर क्या हो गया मेरा, pv की पावर गामा बराबर c हो गया। इस जनरल इक्वेशन में मैंने k की जगह गामा रखा तो pv की पावर गामा बराबर c हो गया। अब यहाँ से मैं डिनोट करता हूँ मेरी लाइन को, जो गामा की वैल्यू 1.4 है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस कांस्टेंट वॉल्यूम के नियर बाई चलेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम के नियर बाई चलेगी। अब अपन को दिखाना है कि ये मेरा, अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूं और k की वैल्यू n रखूं और k की वैल्यू गामा रखूं, तो इनमें क्या रिलेशन आता है, इन स्लोप्स में क्या रिलेशन आता है कि किसका स्लोप इधर आएगा, किसका स्लोप इधर आएगा। इसके लिए अपन देखते हैं अपनी जनरल इक्वेशन pv की पावर k बराबर c का पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं अपन। इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें क्या आएगा,
डीपी पहले को ले लो दूसरे को जैसे का जैसे ही, फिर दूसरे को ले लो पहले को जैसे का जैसे ही, मतलब डीपी वी की पावर के प्लस पी को छोड़ दो, वी की पावर के का डिफरेंशिएशन किया तो के आ गया और वी की पावर वन माइनस वन और सॉरी के माइनस वन और डीवी बराबर जीरो। सी का अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, कोई सी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो हो जाता है। अब बात करते हैं अपन इसको आगे स्टेप को सोल्व करते हैं। डी पी वी की पावर के, ये वाली टर्म मैंने इधर फॉरवर्ड कर दी, बराबर के इधर ले आया मैं इसको, बराबर माइनस इधर से प्लस में उठ के गया तो इधर माइनस में हो गया, माइनस के पी वी की पावर के माइनस वन डी वी। अब इस डी पी में इस डी वी को इधर भेज दिया तो मेरा क्या बन गया, डी पी अपॉन डी वी बराबर माइनस के पी वी की पावर के माइनस वन, के पी वी की पावर के माइनस वन, और ये वी की पावर के था, इसको इसके इधर भेज दिया बटे में। अब यहाँ से मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, तो आगे सोल्व करने पर मेरा ये अगर नीचे में प्लस में है तो ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इसकी पावर क्या हो गई, वी की पावर हो गई वी प्लस वी माइनस के तो पहले से ही था, वी माइनस के तो पहले से ही था, इसमें एक और माइनस हो गया क्या, के की पावर माइनस हो गई। तो ये के की पावर से के की पावर कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर वी की पावर क्या रह गई, ओनली माइनस वन। तो मेरा क्या बन गया, डी पी अपॉन डी वी बराबर हो गया माइनस के पी की पी अपॉन वी की पी अपॉन वी, ये वी अपॉन में आ गया, कैसे आया, किसकी पावर माइनस थी, तो ये मेरी एक जनरल इक्वेशन हो गई। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, इसका स्लोप निकाला तो अगर अपन ने पी की पावर के का स्लोप निकाला तो ये आ गया, इसका स्लोप आया। तो अब इसको मैं अलग अलग इसमें अप्लाई करता हूँ, जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर के बराबर वन रख के देखता हूँ मैं, तो उसमें क्या आता है, के बराबर वन रखा, के बराबर अगर वन रखेंगे अपन यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी वी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो गया, माइनस पी अपॉन वी बच गया, के बराबर वन रखा तो डी पी अपॉन डी वी टी बराबर सी, मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर मैं इसका ढाल देख रहा हूँ, इसका स्लोप देख रहा हूँ, तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया माइनस पी अपॉन वी। अब के की जगह एन पुट करें अगर तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी वी बराबर, ये एन पुट करते हैं, पीवी की पावर एन बराबर सी, कौन सी प्रोसेस हो गई है, पीवी की पावर एन बराबर सी रखते हैं, ये मेरी हो गई पॉलीटॉपिक प्रोसेस। पॉलीटॉपिक प्रोसेस तो यहाँ पे क्या आ गया, एन माइनस पी अपॉन वी गामा, सॉरी पी अपॉन वी, ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्लोप। अब के बराबर गामा अगर पुट करते हैं अपन तो यहाँ पर हो जाएगा डी पी अपॉन डी वी, पीवी की पावर गामा बराबर सी बराबर माइनस बराबर गामा माइनस पी अपॉन वी। मतलब यहाँ से क्या दिख रहा है अपन को, यहाँ से दिख रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप से गामा टाइम्स आगे होता है, कौन सा, एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप, और पॉलीटॉपिक प्रोसेस का स्लोप होता है वो एन टाइम्स होता है। तो एन की वैल्यू तो 1.4 से कम होती है और गामा की वैल्यू 1.4 से ज़्यादा होती है, तो इस तरीके से इसके स्लोप हो गए। ये जनरली इक्वेशन ये और ये इक्वेशंस काफ़ी मोस्ट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। आज जो हम देखने वाले हैं वो ओपन सिस्टम के वर्क्स को देखने वाले हैं डिफरेंट प्रोसेस के दौरान। डिफरेंट प्रोसेस के दौरान ओपन सिस्टम का जो वर्क आता है वो किस तरीके से आता है। पहली चीज़ें अपन ने ओपन सिस्टम देख चुके हैं अपन पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ओपन सिस्टम वह सिस्टम जिसमें मास और हीट का इंटरेक्शन हो सकता हो, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन, ओपन सिस्टम बोलते हैं। इसको अच्छे से देखने के लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। अपनी जनरल इक्वेशन क्या होती है, अपनी जनरल इक्वेशन अपन जानते हैं कि पीवी की पावर के बराबर सी अपनी जनरल इक्वेशन है। और ओपन सिस्टम के लिए वर्क माइनस वी डी पी, इंटीग्रेशन माइनस वी डी पी, ये अपन पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं किस तरीके से ओपन सिस्टम का वर्क माइनस वी डी पी आता है। फिर भी इसको अपन मैं बोल दूँ कि प्रेशर को P2 माइनस P1 और P1 माइनस P2 अपन लेंगे, उस केस में ये माइनस यहाँ पर शो हो जाएगा अपने पास कि नेगेटिव होगा ओपन सिस्टम का वर्क। ठीक है, अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में ओपन सिस्टम का वर्क क्या आएगा। इसका अगर अपन पीवी डायग्राम देखें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का, तो ये मेरे हो जाएगा, ये प्रेशर लाइन हो गई, ये वॉल्यूम लाइन हो गई, ये प्रेशर लाइन और वॉल्यूम लाइन। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूँगा तो मैं ये मेरी, इसको मैं इनिशियल, फर्स्ट एंड सेकंड, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक प्रोसेस चली मेरी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वर्क क्या हो गया मेरा, वर्क हो जाएगा मेरा W बराबर माइनस इंटीग्रेशन वी डी पी। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। तो इसका क्या हो जाएगा, V तो मेरा बाहर आ जाएगा, माइनस V तो बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा 1 से 2 डी पी। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से मेरे पास आ गया माइनस V 1 से 2,
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन बराबर क्या हो गया, वर्क डन बराबर मेरा हो गया माइनस वी इनिशियल P2 माइनस P1। और यहाँ पर अपन देखेंगे तो अपर ये हायर प्रेशर कौन सा है, स्टेट 1 पर जो प्रेशर है वो हायर है, तो इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो यहाँ से मेरा ये आ जाएगा, ये माइनस अंदर चला गया तो V P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, ये आ गया मेरा वर्क डन कौन से सिस्टम का, ये आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम ओपन सिस्टम का, कांस्टेंट वॉल्यूम ओपन सिस्टम का वर्क डन आ गया मेरा। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात करें अपन, जैसे कांस्टेंट प्रेशर वाला पीवी डायग्राम देखें अपन, ये पीवी कांस्टेंट प्रेशर की ये लाइन रहेगी, ये स्ट्रेट लाइन क्या करेगी, कांस्टेंट प्रेशर को शो करेगी, ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट प्रेशर को शो करेगी। तो यहाँ से ओपन सिस्टम का वर्क डन क्या है, माइनस वी तो वैसे ही बाहर आ जाता है, कांस्टेंट प्रेशर अगर यही चीज़ कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए जीरो हो जाएगा। अब अपन बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसी प्रोसेस की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें मेरा हो जाएगा, उसका पीवी डायग्राम देखें अपन आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो इस तरीके से पी वी स्टेट 1 स्टेट 2, यहाँ से ये प्रोसेस चली 1 से 2 तक। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में अपन जानते हैं कि जनरल इक्वेशन क्या है मेरी, पी वी बराबर एम आर टी, पी वी बराबर एम आर टी। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, ये पी वी बराबर सी, पी वी बराबर सी। यहाँ से अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन पी, वॉल्यूम हो गया सी अपॉन पी। और इसका वर्क डन क्या होता है ओपन सिस्टम का, ओपन सिस्टम का वर्क डन होता है माइनस इंटीग्रेशन वी डी पी। तो वी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ इसमें, यहाँ से वी की वैल्यू पुट कर देता हूँ इस वर्क डन में, तो डब्ल्यू बराबर हो गया मेरा, डब्ल्यू बराबर हो गया माइनस सी अपॉन पी डी पी। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से डब्ल्यू बराबर आ गया, सी तो बाहर आ गया माइनस सी, 1 अपॉन पी का लॉग पी हो गया। तो लॉग इसकी लिमिट लगाएंगे अपन कहाँ से कहाँ तक, इसकी लिमिट हो जाएगी P1 से P2 तक, ये स्टेट 1 से 2 तक, ये चलेगा 1 से 2 तक चल रहा है। तो निकल के क्या आएगा मेरा, यहाँ से ये हो जाएगा, आपको मैं शॉर्ट में बता दूँ, लॉग P1 माइनस लॉग P2, ये आ जाएगा 1 अपॉन पी का। तो लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा यहाँ से, लॉग एम अपॉन एन P1 अपॉन P2 माइनस सी। अब सी की वैल्यू अपन जानते हैं, सी बराबर क्या होता है, पी वी बराबर सी, यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इसका वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन मेरा आ गया P1 V1 लॉग माइनस में माइनस P1 V1 लॉग P2 अपॉन P2 अपॉन P1। P2 अपॉन P1 कैसे होगा, ये हो जाएगा, इस माइनस को अगर अपन अंदर कर लेते हैं यहाँ से, सॉरी यहाँ पे मेरा ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा ना, P2 P1 आएगा, यहाँ से P2 P1 आएगा, तो ये हो जाएगा P2, और इसको P1 अपॉन P2 बनाना है अगर, तो इस माइनस को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस सी लॉग P1 अपॉन P2, और ये हो जाएगा प्लस P1 अपॉन P1 V1 लॉग P1 अपॉन P2, ये आ जाएगा यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये P1 V1 लॉग P1 अपॉन P2। ये हो गया मेरा इसका फाइनल वर्क आउटपुट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ओपन सिस्टम का वर्क। आइए पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अपन देखते हैं अपने ओपन सिस्टम के वर्क को फाइंड आउट करते हैं। अपन डिफरेंट प्रोसेस के लिए अपन वर्क को फाइंड आउट कर रहे थे। अभी तक अपन ने कर लिया कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। इन तीनों के लिए अपन वर्क डन निकाल चुके हैं ओपन सिस्टम का, और अब अपन निकालने वाले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन ओपन सिस्टम का। तो सबसे पहले अपन इसका पीवी डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले अपन इसका पीवी डायग्राम देखते हैं। ये पी
और ये वी। तो यहाँ पर ये होगी इसकी प्रोसेस, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आ गया ये हो जाएगा अपना पी वी की पावर गामा बराबर सी। अपनी इक्वेशन क्या होती है, पी वी की पावर के बराबर सी, जनरल इक्वेशन होती है अपनी पी वी की पावर के बराबर सी। और एडियाबेटिक प्रोसेस में अपन क्या कर देते हैं, के को रिप्लेस कर देते हैं गामा से, के बराबर क्या हो जाता है, के बराबर हो जाता है गामा। तो क्या हो जाती है ये पी वी की पावर गामा बराबर सी, ये हो जाती है। अब यहाँ से अगर मुझे निकालना है, यहाँ से मुझे निकालना है मेरा वी, तो वी की पावर गामा बराबर क्या हो गया सी अपॉन पी, ये इसके बटे में आ गया इधर। और ओपन सिस्टम का वर्क डन की अगर अपन बात करें तो ओपन सिस्टम का वर्क डन अपन पहले देख चुके हैं, ये होता है वर्क डन बराबर माइनस इंटीग्रेशन वी डी पी। तो अब यहाँ से इसमें अपन वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा यहाँ से अगर अपन को ये ओनली वी की वैल्यू निकालनी है तो गामा हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो गई, ये पावर इधर आ गई, वी बराबर हो गई मेरे सी अपॉन पी की होल पावर 1 अपॉन गामा हो गई है। ये पावर इधर आएगी तो 1 अपॉन हो जाएगी। और अगर इसको मैं इसकी भी लगा दूँ और इसकी भी लगा दूँ तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, मेरे वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो गया मेरा माइनस इंटीग्रेशन वी की जगह मैं पुट कर देता हूँ सी की पावर 1 अपॉन गामा माइनस पी की पावर 1 अपॉन गामा और डी पी। सी तो क्या है मेरा कांस्टेंट है, सी तो बाहर आ जाएगा, सी की पावर 1 अपॉन गामा तो बाहर आ गया, माइनस इधर क्या बचा, इधर रह गया मेरा डी पी अपॉन पी की पावर 1 अपॉन गामा। तो 1 अपॉन गामा ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब ये पावर माइनस में आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा माइनस सी की पावर 1 अपॉन गामा इंटीग्रेशन पी की पावर माइनस 1 अपॉन गामा डी पी, ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ से आ गया मेरा सी, तो जैसे कि जैसे माइनस 1 अपॉन गामा, ये हो गया मेरा पी की पावर माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1, एक तो पावर में ऐड हो गया, और ये माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लिमिट क्या चल जाएगी इसकी 1 से 2 तक, लिमिट हो गई मेरी 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। तो अब इसका फाइनल क्या निकल जाएगा यहाँ से, माइनस सी अपॉन 1 अपॉन गामा और इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मैं लगाता हूँ तो ये पहले इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं, माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन में ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 गामा, तो 1 तो आगे और गामा इधर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा यहाँ से हो गया गामा माइनस 1 अपॉन गामा, यहाँ से ये आ गया गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इसको मैं इधर भेज दूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 1 से 2। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पी की पावर माइनस 1 अपॉन गामा P1 और C की पावर 1 अपॉन गामा माइनस में, इसके साथ तो माइनस आएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लोअर लिमिट के साथ प्लस आ जाएगा। यहाँ पे इसमें 1 भी ऐड है, 1 अपॉन माइनस गामा, प्लस P2 की पावर माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1 सी की पावर 1 अपॉन गामा। इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेरा गामा अपॉन गामा माइनस 1, ये हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। अब यहाँ से मैं इसकी दूसरी स्टेप देखूँ तो वो क्या हुई, सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ से मैं सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। सी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, सी बराबर मैं अगर देखूँ तो मेरा हो जाएगा पी वी की पावर गामा बराबर सी, तो ये यहाँ पे पुट कर देता है। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया मेरा, यहाँ से हो गया मेरा माइनस P1 की पावर 1 अपॉन गामा प्लस 1 और सी की पावर, सी की जगह पी वी की पावर गामा, पी वी की पावर गामा और सी की पावर क्या है 1 अपॉन गामा, सी की पावर है
वन अपॉन गामा, वन अपॉन गामा। ये तो 1 1 आ गया, प्लस में P2 की पावर माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1 P2 V2 की पावर गामा की पावर 1 अपॉन गामा। ये हो जाएगा यहाँ से। अब अपन इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके P की अलग लगा दो और इसके अलग लगा दो, तो यहाँ से V की पावर गामा रह गई और P की पावर क्या रह गई, P की पावर रह गई एक तो ये पॉजिटिव वाली, ये नेगेटिव वाली। ऐसे ही ये पावर इसकी आएगी, जैसे अपन इसको नेक्स्ट स्टेप से समझते हैं। ये हो गया माइनस P1 माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1 P की पावर 1 अपॉन गामा, V की पावर गामा तो पहले ही है 1 अपॉन V की पावर, ये गामा तो पहले से ही है और 1 अपॉन गामा, गामा से गामा कैंसिल आउट, ये P1 V1 प्लस P2 की पावर माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1 और यहाँ से P2 की पावर 1 अपॉन गामा और V2 की पावर गामा और ये 1 अपॉन गामा, गामा से गामा कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया। और इसी के साथ में अपनी एक टर्म थी मल्टीप्लाई में चल रही थी, वो क्या थी, वो थी गामा अपॉन गामा माइनस 1। ये साथ में मल्टीप्लाई में चल रही थी गामा अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ से ये पावर प्लस में हो रही है माइनस में, ये कट गया, ये यहाँ से प्लस की और माइनस की कट गई, P1 P2। यहाँ से क्या बच गया मेरा, यहाँ से मेरा बच गया, इसको इधर ले लेते हैं, ये वाला माइनस टर्म है तो माइनस टर्म को इधर लेते हैं, प्लस टर्म को इधर ले लेते हैं, तो यहाँ से ये मेरा आ गया फाइनल गामा अपॉन गामा माइनस 1 P2 V2 माइनस P1 V1, ये आ गया निकल के। अब इसको अगर मैं क्लोज सिस्टम से कंपेयर करूँ, अपने क्लोज सिस्टम से कंपेयर करूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, क्लोज सिस्टम से कंपेयर करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा W बराबर गामा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। तो गामा मल्टीप्लाई हो गया क्लोज सिस्टम से, जैसे मेरे क्या हो गया, ये मेरा हो गया, अगर उसकी कंपेरिजन देखें मैं ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की में, तो ये हो गया W ओपन सिस्टम का, अगर क्लोज सिस्टम में रिलेशन देखें तो ये हो गया गामा W क्लोज सिस्टम, इसका गामा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना गुना हो गया, गामा गुना हो गया ओपन सिस्टम। और अगर यही प्रोसेस अपन एडियाबेटिक की जगह पॉलीट्रोपिक में देखें तो पॉलीट्रोपिक में क्या हो जाता है, पॉलीट्रोपिक में अपने PV की पावर n बराबर C ये आ जाता है, बाकी पूरा का पूरा यही रहेगा। यहाँ पे गामा को रिप्लेस हो जाएगा अपना n से। अगर इस पूरी प्रोसेस को अपन एडियाबेटिक को छोड़ के पॉलीट्रोपिक के लिए करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो अपने n आ जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो n आ जाएगा और यहाँ पर जो होगा वो n हो जाएगा। ये अपना पॉलीट्रोपिक के लिए हो जाएगा। आइए देखते हैं अपन आज थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं आइडियल गैस के, जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। बेसिक रूल्स होते हैं आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ये अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन देखने वाले हैं इसके कुछ रूल्स है जो अपने काम में आते हैं बार बार, आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम में आने वाले हैं, उनको अपन आज देख लेते हैं। पहला रूल है बॉयल्स रूल। बॉयल्स रूल क्या बोलता है, बॉयल्स रूल कहता है कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो आइडियल गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके प्रेशर के। मतलब अगर अपन ने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो ये प्रेशर इस वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, किस केस में, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, T बराबर C रहेगा। तो ये बॉयल्स ने कहा, बॉयल्स ने P बराबर MRT में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं अपन तो यहाँ से ही आ जाएगा, इधर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा और ये सिचुएशन आ जाएगी अपने पास। एक चार्ल्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना रूल दिया। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी आइडियल गैस है अगर उसका अपन प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके टेम्परेचर के। अगर अपन प्रेशर कांस्टेंट रखें, P बराबर C रखें, तो उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके टेम्परेचर के। ये अपन को चार्ल्स नाम के वैज्ञानिक ने दिया। एक वैज्ञानिक थे गेलुसाक ने अपन को क्या बोला, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रखोगे आप तो आपका प्रेशर डायरेक्टली गैस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किस सिचुएशन में, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम V बराबर C। अगर अपन वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके। अब इसी के साथ अपने कुछ रूल्स हैं, जैसे अपने ये जो आदर्श गैस इक्वेशंस है,
इसको अपन अलग अलग प्रोसेस के लिए देखते हैं, तो वहाँ से अपने पास कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं, वो अपने आगे काम में आने वाले हैं, उनको आज अपन देखते हैं। आदर्श गैस अपनी होती है पी वी बराबर एम आर टी, ये हो गई आइडियल गैस पी वी बराबर एम आर टी। इसके अपने अलग अलग प्रोसेस है, जैसे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हुआ। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में अगर मैं अपनी इक्वेशन में देखूँ, पहला वी बराबर सी के लिए देख रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए देख रहा हूँ, मेरी पी वी बराबर एम आर टी। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया, वी बराबर सी कर लिया, तो क्या हो गया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या आ गई, पी वन वी वन अपॉन टी वन बराबर पी टू वी टू अपॉन टी टू। जब मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ से निकल के क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास आ गया पी वन अपॉन पी टू, इधर ये टी वन अपॉन टी टू इक्वल में टी वन अपॉन टी टू। एक ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, पी वन अपॉन पी टू बराबर टी वन अपॉन टी टू। किस सिचुएशन में, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और अगर ऐसे ही अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो पी बराबर सी। इसमें अगर अपन रखते हैं पी वी बराबर एम आर टी, यहाँ पर पी बराबर सी हो गया, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। ये किसके रूल से था, ये था अपने चार्ल्स के रूल से, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। तो यहाँ से इसी इक्वेशन में अगर पी बराबर सी करेंगे अपन, जैसे पी वन वी वन अपॉन टी वन बराबर पी टू वी टू अपॉन टी टू, प्रेशर कांस्टेंट, तो क्या बन गया, ये हो गया मेरा वी वन अपॉन वी टू बराबर टी वन अपॉन टी टू। ये आ गया प्रेशर कांस्टेंट होने के रिस्पेक्ट में। अब ऐसे ही मैं अगर देखूँ, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टी बराबर सी है, तो उस केस में क्या बनता है, उस केस में भी डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो पी वी बराबर सी हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी बराबर सी, अगर ये कांस्टेंट है तो पी वी बराबर सी हो जाएगा। यहाँ से पी वन वी वन अपॉन टी वन बराबर पी टू वी टू अपॉन टी टू, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, पी वन अपॉन पी टू बराबर वी टू अपॉन वी वन। ये रिलेशंस आ रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हो गया, ये प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन हो गया, और ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हो गया। ऐसे अब अपन देखते हैं अपने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में अपना क्या होता है, चौथा एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें क्या होती है, उसमें होता है अपने पास पी वी की पावर गामा बराबर सी, पी वी की पावर गामा बराबर सी। अब इसको मैं अपनी आदर्श गैस इक्वेशन में रखता हूँ, उसमें रखता हूँ, तो क्या हो गया मेरा पी वी बराबर एम आर टी। यहाँ पर मैं जैसे पी की वैल्यू निकालूँ, पी की वैल्यू निकालता हूँ, तो पी बराबर एम आर टी अपॉन वी। यहाँ पर पी की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पी की जगह क्या पुट कर देते हैं, एम आर टी अपॉन वी बराबर सी, क्या एम आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा बराबर सी, ये हो गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, मेरा पी वन वी वन की पावर गामा बराबर पी टू वी टू की पावर गामा, ये हो जाएगा। यहाँ से मैं पी वन अपॉन पी टू निकालूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से हो गया पी वन अपॉन पी टू बराबर वी टू अपॉन वी वन की पावर गामा। ये पी टू इसके डिवाइडेड में आ गया, ये इधर आ गया, तो ये हो गया पी वन अपॉन पी टू बराबर वी टू अपॉन वी वन की पावर गामा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, जैसे पी वी बराबर एम आर टी, ये वी की पावर एक हो गई, ये गामा है, एम आर टी, एम और आर वैसे ही कॉन्स्टेंट है, इसको टी वन ले लेते हैं अपन। जैसे इसको तो मैंने बोल दिया एम और आर कॉन्स्टेंट है, इधर चले जाएंगे, टी को बोल दिया टी वन अपॉन ये वी की पावर वन है, ऊपर जाते ही माइनस में हो जाएगी, वी की पावर गामा माइनस वन बराबर सी, ये हो गया। अब इसको मैं इसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में ऐसे चलाऊँ इस वाले स्टेप को, कि टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन बराबर टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन। जब इसके बराबर कॉन्स्टेंट है तो ये ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको, कि टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन बराबर टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन। यहाँ से क्या रिलेशन आया मेरे पास, यहाँ से टेम्परेचर टी वन अपॉन टी टू बराबर वी टू अपॉन वी वन की पावर गामा माइनस वन, ये आ गया किसमें, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन आ गया। ये वाला हो गया मेरा प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन हो गया, पी वन अपॉन पी टू बराबर वी टू अपॉन वी वन की पावर गामा। और अगर ऐसे ही प्रेशर और इसमें वॉल्यूम में, प्रेशर और टेम्परेचर में अगर अपन रिलेशन देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा पी टू बराबर टी वन अपॉन टी टू की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन, ये आ जाएगा। ऐसे अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए अपन देखें, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए भी सेम यही आएंगे, गामा एन से रिप्लेस हो जाएगा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए भी यही आइए बात करते हैं अपन थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक हीट पर। हीट क्या होती है, हीट एक
फॉर्म होती है एनर्जी इंटरेक्शन की। जो एनर्जी इंटरेक्शन किस वजह से होता है, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी इंटरेक्शन होता है उसको अपन हीट बोलते हैं। तो हीट को अपन यहाँ क्यू से डिनोट करते हैं, और ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस के, डेल्टा टी के। जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अपन को कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, क्यू बराबर सी डेल्टा टी। सी हो गया मेरा यहाँ हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोलते हैं हीट कांस्टेंट, इसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और अगर अपन इसको ले लें कि यूनिट मास के लिए मैं अगर देख रहा हूँ तो ये क्या हो गया मेरा, यूनिट मास के लिए एम सी डी टी। क्यू बराबर क्या हो गया मेरा, हीट बराबर हो गई मेरी एम सी डी टी। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये सी क्या है। सी हो गया मेरा स्पेसिफिक हीट, और मास हो गया यूनिट मास, जो भी अपने सिस्टम हो गया उसका। और डेल्टा टी क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस। इसको अपन डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं और केल्विन में भी ले सकते हैं। अब अपन जानते हैं हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सी क्या होता है। सी स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट एक ऐसा अमाउंट है हीट का जो कि यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एब्जॉर्ब की जाती है। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई यूनिट टेम्परेचर। तो इसको अपन यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो यहाँ से भी वही आ रहा है, हीट स्पेसिफिक हीट हो गई किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर यूनिट मास और यूनिट टेम्परेचर तक मतलब इंक्रीज करने का अमाउंट हो गया हीट स्पेसिफिक हीट। यहाँ से स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या आता है, इसका यूनिट आता है मेरा किलो जूल पर केजी केल्विन, ये इसकी यूनिट लिखी जाती है। अब स्पेसिफिक हीट का एक नोटेबल पॉइंट्स है, नोट लगा के अपन लिख सकते हैं कि हीट है जो लिक्विड और सॉलिड के लिए एक सिंगल वैल्यू आ जाती है, एक फिक्स वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की कि अपने सॉलिड और लिक्विड के लिए। जबकि गैसेस में क्या होता है, गैसेस में इसकी दो वैल्यू आती है। अलग अलग प्रोसेस के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होंगी, जिस प्रोसेस से गुजरेगी उसी की ये स्पेसिफिक हीट रहेगी। जैसे अपन बात करें अपन कांस्टेंट प्रेशर पर इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी रहती है। अपन जनरली बात करें पर अगर अपने गैस में एयर की बात करते हैं तो एयर की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी होती है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये पाई जाती है अपने कांस्टेंट प्रेशर पर। और अगर अपन प्रोसेस की बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम की, सीवी, इसको सीवी से डिनोट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में इसकी वैल्यू होती है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये होती है। और अगर अपन इसकी लिक्विड स्टेट में वाटर की लिक्विड स्टेट में देखें CH2O, इसकी अगर अपन स्पेसिफिक हीट देखें तो ये आती है मेरी 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये हो गई। अब यहाँ पर अपन एक चीज़ देख सकते हैं कि एयर की कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट से ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है, ये इससे ज़्यादा क्यों है? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न होता है कि अगर अपन किसी भी प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हैं तो यहाँ पर अपन को हीट की रिक्वायर्ड होती है ओनली उसकी इंटरनल मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। लेकिन जब अपन उस प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे करते हैं तो वहाँ पर अपन को एक्सटर्नल वर्क भी मिलता है, एक्सटर्नल वर्क भी ऐड हो जाता है। जैसे ये कोई कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में ये गैस भरी हुई है, ये इसका कांस्टेंट वॉल्यूम है CV, B बराबर C, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर अपन इसको हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं तो इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकता, तो ये एक रिजिड लेयर हो गई, ये रिजिड हो गया। लेकिन उस केस में बात करते हैं अपन जहाँ पर अपन प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो वॉल्यूम एक्सपांड हो सकता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है पर कंटिन्यूसली किसी चीज़ को हीट दे रहे हैं तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अपन को प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो यहाँ पर इस स्टेट पर अगर अपनी ये लेयर वॉल थी तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी। किस केस में, P बराबर C में, कांस्टेंट प्रेशर में। तो यहाँ पर अपन को एडिशनल एक्सटर्नल वर्क भी मिलेगा। तो इस वजह से CP की वैल्यू CV की वैल्यू से ज़्यादा होती है। अपन बात कर लेते हैं इसकी साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन मतलब है कि अपन ने जाना था कि वर्क के साइन कन्वेंशन, अगर सिस्टम से वर्क मिले तो वो हो जाता है पॉजिटिव, लेकिन अगर सिस्टम को अपन वर्क दे रहे हैं तो वो हो जाता है नेगेटिव। जबकि अपने हीट के केस में अपोजिट है। अगर हीट सप्लाई टू द सिस्टम, जैसे ये कोई सिस्टम हो गया, इसको अगर मैं हीट दे रहा हूँ, तो ये हो जाता है पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है तो वो हो जाती है नेगेटिव। जबकि वर्क के केस में उल्टा था। अब अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हीट की। हीट कितने टाइप की होती है? हीट अपने बेसिक दो टाइप की होती है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट क्या होती है? ये हो गई हीट मेरे दो टाइप की हीट हो गई। कौन सी? सेंसिबल
हीट, दूसरी हो गई लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट किसे बोलते हैं और लेटेंट हीट किसे बोलते हैं? सेंसिबल हीट हो गई मेरी एनर्जी की फॉर्म हो गई जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अपन को दिखती है, जबकि लेटेंट हीट में क्या है, फेज चेंज हो जाता है, सिस्टम का फेज चेंज हो जाता है लेटेंट हीट में। जैसे कि सेंसिबल हीट तो वो हो गई, जैसे मेरा ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ था, इसको मुझे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने जो इसको हीट दी चेंज करने में, ये तो हो गई मेरी सेंसिबल हीट। जबकि इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को मुझे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करता हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करता हूँ। जो यहाँ पर जो हीट दी जाएगी वो मेरी हीट हो जाएगी लेटेंट हीट। कौन सी हीट हो जाएगी? लेटेंट हीट। अगर अपन फेज चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ पर जो हीट ली जा रही है ओनली टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो वो तो हो जाएगी सेंसिबल हीट, और टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आ रहा है जबकि फेज चेंज हो रहा है तो वहाँ पर हो जाएगी लेटेंट हीट। आइए बात करते हैं आज अपन थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ पर। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं और क्वांटिटेटिव लॉ भी कहते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक ऐसी फॉर्म होती है जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जबकि इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड रेदर देन इट कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। फर्स्ट लॉ ने हमें बताया कि कोई भी सिस्टम अगर क्लोज सिस्टम है, कोई भी सिस्टम क्लोज सिस्टम है और वो एक साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है, तो उसमें नेट हीट इंटरेक्शन जितनी हीट लगेगी वो उसके द्वारा मिले हुए वर्क के बराबर रहेगी। मतलब डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, जितनी हीट दी जाएगी वो उसके मिले हुए वर्क के बराबर रहेगी। ओनली ये एप्लीकेबल किसके लिए है? फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है ये अपना फर्स्ट लॉ रूल। इसको अपने ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे दो प्रोसेस हो रही है, कोई भी दो प्रोसेस हो रही है, अपन स्टेट पॉइंट 1 से 2 तक गए, प्रोसेस ए से गुजरते हुए, साथ ही 2 से वापस अपन जा रहे हैं 1 तक प्रोसेस बी से, 2 से वापस गए प्रोसेस बी से, और इसी के साथ अपन प्रोसेस स्टेट पॉइंट 2 से 1 पर जा रहे हैं प्रोसेस सी से। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 1 से 2 तक आने में और 2 से 1 तक जाने में अपना हीट और वर्क सेम रहेगा। कैसे? जैसे 1A2 और वापस जा रहे हैं अपन 2 से B और 1। ये तो हो गया अपना ये एक साइकिल। दूसरे साइकिल की बात करें तो दूसरे साइकिल के लिए मेरा हो जाएगा 1A2 और ये दूसरा पाथ सी से होता हुआ, प्रोसेस सी से होता हुआ वापस 1 पे। ये हो गए दोनों अलग अलग प्रोसेस। अब इसके लिए दोनों के लिए हीट सेम रहेगी। कैसे रहेगी? जैसे Q यहाँ से यहाँ तक आने में जो हीट थी 1 से A2 तक आए अपन, इसको अपन ने Q हीट दी, प्लस वापस B पाथ से गए अपन तो वहाँ पर क्या हो गया Q2B1 बराबर होगा इसकी वर्क डन के। किसके इक्वल टू रहेगा? इक्वल टू रहेगा ये वर्क डन के 1A2 प्लस 2B1, ये वर्क डन के बराबर रहेगा। और अपन प्रोसेस A टू सी से वापस जा रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा मेरा इस वाली प्रोसेस के लिए, इसके लिए हो गया Q1A2 प्लस वापस कहाँ से जा रहा हूँ मैं? सी से होता हुआ Q2C1 इज इक्वल टू वर्क डन मेरा इक्वल हो जाएगा हीट एनर्जी के 1A2 प्लस वर्क डन 2C1। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। यहाँ पर इक्वेशन 1 हो गई अपनी डी बराबर डी डब्ल्यू। अब अपन इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं, जहाँ पर फ्लो से वहाँ से माइनस कर देते हैं तो अपने पास आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ से देखते हैं अपन, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर देखें तो इधर 1A2 ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? यहाँ पर बच गया मेरे पास Q2B1 माइनस Q2C1। ये तो रह गई हीट एनर्जी, और वर्क डन में रह गया यहाँ पे
W2B1 माइनस W2C1। अब अपन एक चीज़ देखें कि W2B1 ये वाला एरिया, अपना ये वाला एरिया, ये वर्क डन क्या होता है, कर्व के अंदर का जो एरिया है उस पर निर्भर करता है वर्क डन। तो ये वाला वर्क डन इससे डिफरेंट रहेगा, इस वाले से 2C1 से, इस वाले कर्व से डिफरेंट रहेगा। मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों W2B1 माइनस W2C1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यह ज़ीरो नहीं हो सकता। जब वर्क डन ज़ीरो नहीं है तो हीट भी ज़ीरो नहीं हो सकती, एनर्जी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। Q2B1 माइनस Q2C1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अपन को क्या निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है कि दोनों वर्क डन और हीट दोनों पाथ पर डिपेंड करती है, फंक्शन पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती है। दोनों अपनी पाथ डिपेंडेंट प्रोसेस है। और साथ ही क्या बोल सकते हैं अपन कि दोनों प्रॉपर्टी नहीं होती है, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये पाथ फंक्शन होती है। दोनों को डिफरेंशियल करते हैं अगर अपन तो डी से अपन इसको डिनोट कर देते हैं डी डिफरेंशियल से। और ये बाउंड्री पर निर्भर करते हैं, दोनों किस पर निर्भर करते हैं, अपने हीट और वर्क डन बाउंड्री पर निर्भर करते हैं अगर ये अपने हो रहा है तो। अब अपन इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 4 और वर्क डन को इधर ट्रांसफर करते हैं, जैसे Q2 माइनस B माइनस 1 माइनस W2B1 इक्वल टू Q2C1 माइनस W2C1। दोनों एक ही प्रोसेस के लिए हो गए, ये भी सिंगल प्रोसेस हो गई, ये भी सिंगल प्रोसेस हो गई, ये भी सिंगल हो गई, ये भी सिंगल हो गई। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, एनर्जी इंटरेक्शन हो गया। अब मैं अगर बात करूं उनके डिफरेंशिएशन की तो मेरे हो जाएगा dq माइनस dw बराबर de। ये क्या हो गई, एनर्जी हो गई। कौन कौन सी, ये हो जाएगी अपनी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। du से डिनोट करेंगे इंटरनल एनर्जी को। तो यहाँ से अपने क्या निकल के आ गया, यहाँ से अपने फाइनल आ गया dq बराबर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अपन जीरो लेते हैं तो क्या बच गया du, और इस dw को इधर कर देते हैं, dq बराबर du प्लस dw। ये आ गया फाइनल स्टेटमेंट। टोटल हीट इंटरेक्शन इंटरनल एनर्जी और किए गए वर्क डन के बराबर होती है। अब वर्क डन की बात करें अपन, वर्क डन की बात करें तो अपन ने क्लोज सिस्टम का वर्क डन पहले निकाल चुके हैं अपन। dw को क्या बोलते हैं, pdv। dw को अपन क्या लिखते हैं, pdv, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का डिफरेंस। ये अपन पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं इसको। सिस्टम को दी गई हीट उसकी इंटरनल एनर्जी और pdv वर्क डन के समीशन के बराबर होती है। सिस्टम को दी गई टोटल हीट उसकी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर होती है। अब हमें यहाँ फर्स्ट लॉ से क्या समझ में आता है, फर्स्ट लॉ से समझ में आता है कि अगर हमें वर्क डन लेना है किसी भी सिस्टम से तो एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी अगर वर्क डन लेना है तो इसी के साथ एक अपने परपेचुअल मोशन मशीन बनी सबसे फर्स्ट PMM फर्स्ट, परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट। इससे फर्स्ट लॉ से क्या हुआ कि अपन ने जाना कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं हो सकती है जो बिना एनर्जी इनपुट के अपन को वर्क डन दे। कोई भी ऐसी मशीन नहीं हो सकती है जो बिना हीट सप्लाई किए वर्क डन दे सके। अगर हीट सप्लाई जीरो रखेंगे तो अपन को वर्क डन भी जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि अपन ने देखा है कि क्लोज सिस्टम का वर्क डन क्लोज सिस्टम की हीट एनर्जी सप्लाई के बराबर। आज अपन बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक एंथैल्पी पर। एंथैल्पी पर बात करने से पहले अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक अपन क्या क्या देख चुके हैं। अभी तक अपन थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है और वर्क क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की हीट एनर्जी होती है,
ये अभी तक अपन देख चुके हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में क्या क्या वर्क डन आता है ये अपन निकाल चुके हैं। तो आज अपन देख लेते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी किसे बोलते हैं? एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की टोटल हीट एनर्जी को ही अपन एंथैल्पी बोलते हैं। टोटल हीट कंटेंट रहेगा किसी भी सिस्टम में, उसको अपन एंथैल्पी बोलेंगे। इट इज रिप्रेजेंट द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, इट्स कॉल्ड एंथैल्पी। इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा मेरा, कैपिटल एच बराबर मेरा हो जाएगा इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। मतलब उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का समीशन ही क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाता है। इसकी यूनिट होती है किलोजूल पर किलोजूल, इसकी यूनिट होती है किलोजूल। अब एंथैल्पी को, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई एंथैल्पी? एंथैल्पी मेरे हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मास पर डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये अपन पहले देख चुके हैं, तो उस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एक होती है स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की, और ये क्या होता है? एंथैल्पी और मास का रेशियो होता है एंथैल्पी। इसको अपन स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन? समीशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क। किसी भी सिस्टम का फ्लो वर्क और इंटरनल एनर्जी का समीशन ही क्या कहलाता है? स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो इंटरनल एनर्जी तो हो गई मेरी यू, कैपिटल यू अपॉन एम, प्लस फ्लो वर्क की बात करूँ तो फ्लो वर्क हो गया मेरा पी वी अपॉन एम। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया? यहाँ से u अपॉन एम को रेशियो को तो अपन शो कर देंगे स्मॉल u से, प्लस p v अपॉन एम को अपन लिख देंगे स्मॉल v से इसको डिनोट कर देंगे। अब यहाँ पर अपने पास एक नई टर्म आई, फ्लो वर्क। फ्लो वर्क किसे बोलते हैं? फ्लो वर्क, किसी भी सिस्टम का फ्लो वर्क वह वर्क होता है जैसे कि कोई भी सिस्टम है मेरा जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन इसमें इनफाइनाइटली कंटिन्यूसली धीरे धीरे कोई फ्लूइड के पार्टिकल्स आ रहे हैं और निकल रहे हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सिस्टम के द्वारा वो जो वर्क किया जाएगा उसको अपन बोलेंगे फ्लो वर्क। फ्लो वर्क की डेफिनेशन यहाँ से क्या है? अमाउंट ऑफ ए वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस ए इनफाइनाइटली स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट टू एंटर और एग्जिट फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम में वो स्मॉल से पार्टिकल्स जो फ्लूइड के एंटर हो रहे हैं और एग्जिट हो रहे हैं, उनसे जो वर्क मिल रहा है ना, उसको आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर हीट जो एनर्जी होती है उसको अपन डिफरेंट प्रोसेस में एक क्लोज सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं। कि क्लोज सिस्टम के लिए डिफरेंट प्रोसेस से अगर अपन गुजरते हैं तो अपनी हीट एनर्जी क्या मिलती है अपन को। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपनी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। इसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा और अपनी हीट एनर्जी क्या आने वाली है इसको अपन देखते हैं। तो अपन ने देखा था फर्स्ट लॉ देखा था, तो उसमें अपने हीट एनर्जी क्या आई थी? डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। ये थी मेरी फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन से जो एक्सप्रेशन आया था वो। अब यहाँ से डी यू तो क्या हो गई? इंटरनल एनर्जी, और पी डी वी क्या हो गया? वर्क डन। अब अगर मेरा वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो डी वी क्या हो जाएगा? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वॉल्यूम का? ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये वाली टर्म तो हो गई मेरी 0, और क्या बचा? डी क्यू बराबर डी यू बच गया। अब अपन ने देखा था कि जब हीट एनर्जी पड़ी थी तो हीट एनर्जी क्या थी मेरी? डी क्यू बराबर ये थी एम सी डी टी। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होने वाली एनर्जी को क्या बोला था अपन ने? हीट एनर्जी बोला था। तो एम सी डी टी, यहाँ पर सी क्या था? सी कांस्टेंट था, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट था। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है यहाँ पर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू बराबर हो जाएगा मेरा एम सी वी डी टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा? डी यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगी इंटरनल एनर्जी किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब ऐसे ही अगर अपन देखें दूसरी प्रोसेस के लिए, अपनी सेकंड प्रोसेस के लिए देखें तो मेरी सेकंड प्रोसेस हो गई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर P बराबर C। इस प्रोसेस के लिए अगर मैं देखूं तो इसमें अगर मैं फर्स्ट लॉ को अप्लाई करूं, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डी क्यू बराबर डी यू प्लस इस डेरिवेटिव को P और V के लगा दें। ये तो वैसे भी कांस्टेंट है तो बाहर आने वाला है। अब यहाँ पर इसको और इसको कॉमन ले लेते हैं अपन,
जैसे कि डी क्यू बराबर डी कॉमन ले लिया मैंने इंटरनल एनर्जी के भी और पी वी के भी। तो ये मेरा क्या बन गया, ये यहाँ से बन गया अपन जो पिछली वीडियो में देखा था, क्या हो गया ये हो गई मेरी एंथैल्पी। क्या हो गई एंथैल्पी, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास डी क्यू बराबर आ गया डी एच, एंथैल्पी के बराबर आ गया। अब डी क्यू हीट एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी होती है एम सी डी टी, एम सी डी टी। अब सी स्पेसिफिक हीट किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये हो गया एम सी पी डी टी। तो यहाँ से डी एच बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से डी एच बराबर मेरा हो जाएगा एम सी पी डी टी, और यही हो जाएगी हीट एनर्जी सप्लाई किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर एम सी वी डी टी और इस पर एम सी पी डी टी। अब ऐसे अगर अपन बात करें अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की, नेक्स्ट प्रोसेस मेरी हो गई टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहाँ पर मेरी हीट एनर्जी कितनी होगी। अब अपन जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन होती है किसका, टेम्परेचर का, टेम्परेचर का फंक्शन होती है इंटरनल एनर्जी, कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी आएगी वही इंटरनल एनर्जी होगी। बट जब अपन बात कर रहे हैं कि अपनी यही कांस्टेंट है, टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई मेरी, इंटरनल एनर्जी हो गई मेरी जीरो। जब इंटरनल एनर्जी जीरो है तो अगर मैं इसको फर्स्ट लॉ में अप्लाई करूँ, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, या पी डी वी नहीं बोल के इसको डी डब्ल्यू बोल दूँ, वर्क डन, इस वर्क डन हो गया मेरा क्लोज सिस्टम का। तो ये वैल्यू मेरी जीरो है, ये वैल्यू जीरो है, तो यहाँ से क्या आ गया, डी क्यू बराबर हो गया डी डब्ल्यू वर्क डन क्लोज सिस्टम का। तो क्लोज सिस्टम का वर्क डन अपन ने पिछले वीडियो में निकाला था, तो वो क्या आया था मेरा, वो था मेरा डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू बराबर पी वन वी वन लॉग वी टू अपॉन वी वन। ये पिछले वीडियो लेक्चर में अपन इसको निकाल चुके हैं किस तरीके से आया था, तो अभी इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, हीट एनर्जी सप्लाई हो जाएगी किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्लोज सिस्टम के लिए हीट एनर्जी हो जाएगी इतनी। ये सारे जो अभी तक अपन ने देखे ये हीट एनर्जी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, इन पे जो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे ही जो अपन ने इसमें देखे डी एच बराबर एम सी पी डी टी, डी क्यू बराबर एम सी वी डी टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई क्या होती है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई क्या होती है और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हीट सप्लाई क्या होती है, इस तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से अगर अपने पास क्वेश्चन आए कि प्रूव करो कि किसी भी क्लोज सिस्टम को दी गई हीट उसके मिले गए वर्क डन के बराबर होती है, तो वो भी अपन इस तरीके से। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आर के चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक मेयर इक्वेशन पर। मेयर इक्वेशन क्या होती है, मेयर इक्वेशन होती है अपनी सी पी माइनस सी वी बराबर आर। ये एक रिलेशन होता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कभी कभी थ्योरेटिकल में भी पूछ लिया जाता है इसका प्रूफ। तो इसको आज अपन देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अपन 11 क्लासें ले चुके हैं और आज अपनी है 12वें नंबर की क्लास जिसमें अपन देखने वाले हैं। इन पिछली 11 क्लास में अपन इसके बेसिक कंसेप्ट्स और इसको स्टार्टिंग से ही थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज अपन पहुंच चुके हैं अपनी 12वीं क्लास पे। तो देखते हैं सी पी माइनस सी वी बराबर आर कैसे होता है आपको। तो आइडियल गैस इक्वेशन अपन जानते हैं कि अपनी आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी बराबर मेरी होती है एम आर टी। ये हो गई मेरी आइडियल गैस इक्वेशन, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1। अब जैसे अपने पिछले वीडियो में देखा था कि एंथैल्पी होती है एच बराबर यू प्लस पी वी। किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी होती है मेरी एच बराबर यू प्लस पी वी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ तो ये मेरे हो जाएगा डी एच बराबर डी यू प्लस डी और पी वी। ये हो गया मेरे, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ तो। अब अगर आपने पिछले वीडियो में ध्यान दिया हो तो अपन ने जब हीट एनर्जी को डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा था तो वहाँ पर अपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्लोज सिस्टम के लिए अपने इंटरनल एनर्जी डी यू बराबर आई थी अपने एम सी वी डी टी। ये आई थी कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी। और जैसे ही अपने फर्स्ट लॉ में कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस को अप्लाई किया क्लोज सिस्टम के लिए, तो वहाँ से डी एच बराबर मेरे आया था एम सी पी डी टी। ये कैसे आए थे इनके लिए आप अपने पिछले वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से मैं अगर इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं पी वी की जगह इक्वेशन 1 से पुट कर दूँ पी वी बराबर एम आर टी और डी एच की जगह एम सी पी डी टी और डी यू की जगह एम सी वी डी टी। तो मेरे पास हो जाएगा डी एच बराबर तो हो जाएगा एम सी पी डी टी इज इक्वल टू डी यू बराबर हो जाएगा एम सी वी डी टी प्लस डी पी वी, पी वी की जगह एम आर टी। तो ये डेरिवेटिव तो ऐसे कैसे,
और एम आर टी। अब एम भी कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, तो ये दोनों तो आ जाएंगे बाहर, डेरिवेटिव आ जाएगा अपने टी के साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एम सी पी डी टी इज इक्वल टू एम सी वी डी टी प्लस एम और आर तो बाहर आ गए, ये हो गया डी टी। तो यहाँ से डी टी मैंने कॉमन लिया तो डी टी से डी टी कैंसिल, एम से एम कॉमन लिया तो ये भी कैंसिल। अब मेरा इधर बच रहा है सी पी, यहाँ बच रहा है सी वी और यहाँ बच रहा है आर। तो इस सी वी को मैं इधर लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी, सी पी माइनस सी वी बराबर आर। यहाँ से मेरे पास फाइनल क्या निकल के आ गया, सी पी माइनस सी वी बराबर आर, जो मेरी इक्वेशन होती है आइडियल गैस के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आर के चौधरी और आज अपन पढ़ने वाले थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का आज अपन देखने वाले हैं कि जो हीट इंटरेक्शन होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जीरो होता है। ये अपन प्रूव करने वाले हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जीरो ही होता है या नहीं होता है हीट इंटरेक्शन। अभी तक अपन पिछली क्लासेस में जो पढ़ा, अपन ने लास्ट क्लास थी अपनी, अपन ने मेयर इक्वेशन को प्रूव किया है। और उससे पहले अपन ने देखा था कि अपन ने हीट इंटरेक्शन निकाला था अपने प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, इन तीनों के लिए अपन हीट इंटरेक्शन निकाल चुके हैं। अब अपनी नेक्स्ट प्रोसेस आती है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट इंटरेक्शन तो जीरो होता है। अब ये अपन को प्रूव करना है कि हाँ ये डेफिनेटली जीरो ही होता है। इसको प्रूव करने के लिए अपन को पहले निकालना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप्स निकालने पड़ेंगे सी पी सी वी आर और गामा के बीच में। अब अपन ने मेयर इक्वेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो मेरी इक्वेशन लास्ट क्लास में आर बराबर मैंने सी पी माइनस सी वी बराबर आर, ये मेरी इक्वेशन आई थी मेरी लास्ट क्लास से, अगर आपने देखी हो तो। और एक रिलेशन होता है मेरा सी पी अपॉन सी वी बराबर गामा। इन दोनों रिलेशन से अपन सी पी की वैल्यू और सी वी की वैल्यू निकालेंगे आर और गामा की फॉर्म में। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ से मैं इस इक्वेशन से सी पी बराबर लिख सकता हूँ गामा सी वी। तो यहाँ पर सी पी की वैल्यू पुट कर दूँ मैं गामा सी वी। तो आर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा गामा सी वी माइनस सी वी कॉमन आ गया तो गामा माइनस वन। यहाँ से सी वी कॉमन लिया मैंने अगर, तो क्या हो गया मेरा सी वी कॉमन ले लिया इज इक्वल टू में आर, यहाँ पर बच गया गामा और वन, इसको मैं डिवाइडेड में भेज दूँ तो ये क्या रह गया गामा माइनस वन। तो सी वी बराबर मेरा आ गया आर अपॉन गामा माइनस वन। ऐसे सी पी बराबर देखेंगे तो यहाँ पर ही पुट कर देते हैं अपन सी पी की वैल्यू, जिससे सी पी आ जाएगा। तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी बराबर हो जाएगा गामा मल्टीप्लाई में आ जाएगा सी पी की वैल्यू क्या, तो ये हो जाएगा गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, ये आ जाती है मेरी सी पी की वैल्यू। अब अपन को अपना प्रूव देना था कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट इंटरेक्शन जीरो होता है। इस पर अपन बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए मैं बताऊँ आपको कि अपन ने देखा था कि अपना इसका फर्स्ट लॉ था, वो क्या था, वो था डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ से मैं वर्क डन लिख सकता हूँ मेरा पी डी वी, वर्क डन तो क्या हो जाएगा पी डी वी। और अपन ने वर्क डन निकाला था एक क्लोज सिस्टम के लिए, वो अगर आपको याद हो तो मेरा वर्क डन आया था, वर्क डन मेरा आया था डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या आया था पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन, ये आया था मेरा वर्क डन। यहाँ पर मैं इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बराबर क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू बराबर लिख सकता हूँ मैं एम सी वी डी टी, डी टी क्या टी टू माइनस, ये हो जाएगा मेरा डेल्टा यू, ये आ गया डेल्टा क्यू के बराबर। अब यहाँ से आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो तो मैं एम सी वी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा पी वी बराबर क्या होता है एम आर टी, पी वी बराबर क्या होता है एम आर टी। अब इस सी वी की जगह मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ आर अपॉन गामा माइनस वन, सी वी की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ और पी वी बराबर एम आर टी। यहाँ से मैं इसकी जगह पी वी लिख सकता हूँ, ये कैसे, ये हो जाएगा मेरा एम तो जैसे कि जैसे, और सी वी की जगह क्या लिख दूँ आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। अब एम आर टी टू माइनस एम आर टी वन और प्लस में ये इधर पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एम आर टी टू को लिख सकता हूँ पी टू वी टू और एम आर टी वन को लिख देंगे पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, ये गामा माइनस वन प्लस
P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पूरी टर्म माइनस में हो जाएगी और P1 V1 आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरी टर्म माइनस में, ये आ गया मेरा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 और प्लस में P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। प्लस और माइनस कैंसिल हो गए तो डेल्टा क्यू बराबर मेरा आ गया, डेल्टा क्यू बराबर आ गया 0। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आर के चौधरी और आज अपन बात करने वाले थर्मोडायनेमिक्स पर। थर्मोडायनेमिक्स की आज अपन एक इक्वेशन होती है पीवी की पावर गामा बराबर सी। ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा कांस्टेंट होता है। अपनी जनरल इक्वेशन क्या होती है, पीवी की पावर के बराबर सी। तो के बराबर गामा होता है किसके लिए, के बराबर गामा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो आज अपन को प्रूव करना है कि पीवी की पावर गामा बराबर सी होता है। इसके लिए अपन जानते हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये अपने फर्स्ट लॉ से। तो यहाँ पर अब अपन जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अपन ने जो पिछले वीडियो में प्रूव किया था कि उससे हीट ट्रांसफर तो जीरो होती है, तो डी क्यू बराबर तो जीरो हो गया। और डी यू की वैल्यू अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस में जाके देखूँ तो मेरी इंटरनल एनर्जी आई थी वहाँ से, सॉरी डी यू बराबर आई थी mcv dt। और डी डब्ल्यू क्लोज सिस्टम के लिए डी डब्ल्यू देखूँ तो ये हो जाता है मेरा पी डी वी प्लस पी डी वी, ये हो गया इज इक्वल टू में 0 mcv dt पी डी वी। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस mcv dt इज इक्वल टू पी डी वी। ये हो गई मेरी एक इक्वेशन। और अपन ने देखा था कि एंथैल्पी बराबर क्या होती है, एंथैल्पी H बराबर होता है मेरा इंटरनल एनर्जी और पीवी के प्रोडक्ट का समीशन, इनका समीशन होता है एंथैल्पी बराबर। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि मैं इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करूँ, पार्शियली, तो क्या हो जाएगा डी एच बराबर डी यू प्लस पी को कॉन्स्टेंट रख लो वी का, प्लस पी को कांस्टेंट रख लो पी का। यहाँ से डी यू प्लस पी डी वी बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू, क्योंकि डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी होता है डी डब्ल्यू, ये हो जाएगी यहाँ से वैल्यू। तो डेल्टा एच बराबर मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बराबर आ जाएगा मेरा यहाँ से डेल्टा क्यू प्लस वी डी पी। और एडियाबेटिक के लिए इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा एच की वैल्यू मैं कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जाके देखूं क्लोज सिस्टम के लिए, तो वहाँ से डेल्टा एच मेरा आ जाता है एम सी पी डी टी, ये तो हुई डेल्टा एच की वैल्यू, बराबर में आ गया वी डी पी। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज़ करके इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 एम सी पी डी टी बराबर वी डी पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम सी वी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा एम से एम कैंसिल आउट, डी टी से डी टी कैंसिल आउट, और सी पी अपॉन सी वी बराबर क्या होता है, एक कांस्टेंट देखा था अपन ने, सी पी अपॉन सी वी बराबर होता है मेरा गामा। सी पी अपॉन सी वी बराबर क्या लिख सकता हूँ गामा, तो ये तो हो गया गामा कांस्टेंट आ गया। और यहाँ से v अपॉन डी पी, इसको ले जाते हैं इधर, इसको तो ले जाते हैं इधर, डी वी अपॉन वी बराबर डी पी अपॉन पी। यहाँ पे चल रहा था अपने माइनस, तो इस माइनस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, ये क्या आ जाएगा डी पी अपॉन पी प्लस गामा डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी टर्म का अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये कांस्टेंट तो बाहर आ गया, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log p, इसका log v, और इधर कांस्टेंट का क्या जाएगा log c। तो यहाँ से क्या होगा मेरा ln p प्लस गामा ln v इज इक्वल टू ln c, ये आ गया। अब यहाँ से गामा तो हो जाएगा इसकी पावर, और log m प्लस log n बराबर हो जाएगा log m इंटू n। तो ये क्या हो गया ln
पी वी की पावर गामा बराबर एल एन सी। लॉग से लॉग कैंसिल आउट, क्या आ गया मेरा फाइनल आ जाएगा मेरा पी वी की पावर गामा बराबर सी। तो ये प्रूव होता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रामकेश चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं अपने थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन इसका फर्स्ट लॉ देख चुके हैं थर्मोडायनामिक्स का और साथ ही इसकी बेसिक्स अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करने वाले हैं सेकंड लॉ की। फर्स्ट लॉ में अपन ने बात करी कि हीट एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है, मतलब हीट एनर्जी कंजर्व है, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही अपन ने फर्स्ट लॉ में जाना था। आज अपन बात करने वाले अपने सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ का जैसे नाम आता है अपने दिमाग में दो चीजें आती है कि सेकंड लॉ आते ही कोई दो स्टेटमेंट थे जो सेकंड लॉ में आता है। कौन कौन से स्टेटमेंट थे? एक तो क्लॉसियस का स्टेटमेंट था और एक केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट था। इन दोनों स्टेटमेंट की अपन को तुरंत याद आ जाता है कि सेकंड लॉ इनिशियल है। अब ये क्या है? सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में क्या बोला? उन्होंने बोला कि एनर्जी है उसको आप कंटिन्यूसली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते पूरा का पूरा। ये तो अपना हो गया स्टेटमेंट किसका? केल्विन प्लैंक का। लेकिन ये जानने से पहले अपन को छोटी सी टर्म जानने की जरूरत है कि हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी किसे बोलते हैं। अब हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी इनका क्या फंडा है? हाई ग्रेड एनर्जी तो वो जिसको अपन कंप्लीटली इसमें लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, ये तो कहलाती है अपनी हाई ग्रेड एनर्जी। जैसे कि हो गया अपना वर्क को अपन कंप्लीटली हीट में या किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तो हो गई अपनी हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी क्या हो गई? जिसको एक एनर्जी को कंप्लीटली दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जो हो गई अपनी हीट हो गई। इसको कंप्लीटली दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये हो जाती है अपनी हीट। तो अब यहाँ से जो अपना केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था, उन्होंने बोल दिया अपन को कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं बन सकती है जो कंटिन्यूसली कार्य करती रहे और एनर्जी को कंटिन्यूसली वर्क में कन्वर्ट करती रहे बिना किसी सिंक के। मतलब क्या हो गया कि एक सिंगल रिजर्वायर लगा दिया मैंने, एक सिंगल रिजर्वायर लगा दिया, मान लीजिए ये जिसका टेम्परेचर हो गया T1 और ये मेरा इंजन हो गया। इससे मैं कंप्लीटली वर्क ले रहा हूँ, कंप्लीटली वर्क निकाल रहा हूँ इससे। यहाँ से मैंने हीट सप्लाई कर दी Q1 ना लेके इसको सप्लाई एनर्जी बोलते हैं QS, हीट सप्लाई कर दी QS। तो ये बोल रहा है कि ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जो इस तरीके से कार्य कर सके, ऐसी कोई मशीन ही नहीं है कि सिंगल रिजर्वायर लगा दिया आपने और कंटिन्यूसली वर्क में कन्वर्ट करती रहेगी। यहाँ पर इसका हीट एनर्जी का लॉस होता है। लॉस क्या होता है कि वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, तो अपन को एक और रिजर्वायर की जरूरत पड़ेगी जिसे सिंक बोलेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा मेरा कि मैं यहाँ पर एक और रिजर्वायर लगा दूँ जिसका टेम्परेचर बोल दूँ T2, उसका टेम्परेचर बोल दूँ T2 या सिंक का टेम्परेचर TS। तो कुछ हीट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी, वो जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, ये वाली मेरी निकल जाएगी सिंक में। तो ये हो गया केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। अब यहाँ से अपन को एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो इंजन है इस इंजन का एफिशिएंसी क्या है, इस इंजन की एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो एफिशिएंसी होती क्या है? एफिशिएंसी होती है सीधी सी बात है कि आउटपुट अपॉन इनपुट एफिशिएंसी, जिसको लीटर से अपन शो करते हैं, ये हो जाती है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट तो क्या मिल रहा है? वर्क, या इसको नेटवर्क अगर मैं बोल दूं तो वो हो जाएगा। और इनपुट की बात करें तो इनपुट क्या हो जाएगा? सप्लाइड एनर्जी QS। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं वर्क निकालूं मेरा, तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क यहाँ से आ जाएगा कि जो सप्लाइड एनर्जी है वो थोड़ी सी वर्क में कन्वर्ट हो गई और थोड़ी सी सिंक में चली गई। और अगर वर्क निकालना है तो क्या हो जाएगा? वर्क निकालना तो हो जाएगा QS माइनस QR। सप्लाइड एनर्जी में से रिजेक्टेड एनर्जी निकालेंगे तो वो बची हुई अपनी वर्क में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ से नेटवर्क का फॉर्मूला QS माइनस QR डिवाइडेड बाई सप्लाइड एनर्जी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नीटा बराबर 1 माइनस QR अपॉन QS। अगर अपन इसको हीट की फॉर्म में न लिखे, अगर टेम्परेचर की फॉर्म में बात करें, क्यों टेम्परेचर की फॉर्म में क्यों करेंगे? क्योंकि अपनी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के, जो अपन पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको टेम्परेचर की फॉर्म में लिख देता हूँ, वो मेरा हो जाएगा नीटा बराबर 1 माइनस रिजेक्टेड क्या है? T2। टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा? T2 ना बोल के इसको लोअर टेम्परेचर भी बोल सकते हैं जो सिंक का है, और T1 ना बोल के इसको हायर टेम्परेचर भी बोल सकते हैं जो कि सोर्स का है। T2 अपॉन
T1। ये हो जाएगा मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला किसी भी इंजन की। अब ऐसे ही अपना दूसरा स्टेटमेंट था, वो था क्लोसिस का स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। तो यहां से अपन को क्या पता चलता है, क्लोसिस स्टेटमेंट से अपन को पता चलता है कि कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बनाया जा सकता जो कि लो तापमान से, लो टेम्परेचर सोर्स से टेम्परेचर को खींच के और हायर टेम्परेचर रिजर्वोयर में भेज सके। मतलब ऐसा कोई सा भी डिवाइस नहीं है जो बिना किसी एडिशनल वर्क के, बिना किसी इफेक्ट के ऐसा कार्य कर सके। मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वोयर से हीट लेगा और हायर टेम्परेचर रिजर्वोयर में हीट सप्लाई कर देगा बिना किसी एडिशनल वर्क के। ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो गया अपने क्लोसिस का स्टेटमेंट। क्लोसिस के स्टेटमेंट के अनुसार क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये मान लीजिए मेरा T1 हायर टेम्परेचर हो गया और ये हो गया कोई डिवाइस जो मैंने बनाया है, और ये हो गया T2 टेम्परेचर, किसका, लोअर टेम्परेचर सिंक का। यहां से मैंने हीट एनर्जी ली Q2 और सप्लाई कर दी हायर टेम्परेचर रिजर्वायर को, Q2 की Q2 ही सप्लाई कर दी। तो ऐसा तो कोई बन ही नहीं सकता कि जितनी ली थी उतनी इधर सप्लाई करती बिना कोई एडिशनल डिवाइस लगाए, बिना कुछ वर्क किए या बिना कुछ अदर इफेक्ट प्रोड्यूस किए अपन ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं सकते। अगर ऐसा कोई डिवाइस बनता है तो वो इसका विपरीत होगा, क्लोसिस स्टेटमेंट का वोलेट करेगा वो, ठीक है। तो इससे अपन को क्या पता चला, इससे अपन को पता चला कि साहब ऐसा तो कोई डिवाइस हो ही नहीं सकता। अब ऐसा कोई डिवाइस नहीं हो सकता तो जैसे ही अपन ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो अपन को पता चलता है कि यार अपने घर में रेफ्रिजरेटर है, अपने घर में एसी है, अपने घर में सर्दियों के टाइम में जो अपन हीटर चलाते हैं या जो वो हीट पंप है वो कैसे काम करता है। क्योंकि वो क्या करता है, एसी क्या करता है, लो टेम्परेचर की एयर में से उसका बचा हुआ टेम्परेचर भी खींच के इजेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है, मतलब हायर टेम्परेचर की तरफ छोड़ देता है। तो वहां पर आपको क्या करना, अब ये डिवाइस कैसा होगा, ये डिवाइस ऐसा होगा, ये T1 ये डिवाइस हो गया और इसमें एडिशनल वर्क इनपुट देना पड़ रहा है अपन को सिंक से हीट को सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से Q2 ली और यहाँ पर Q1 एडिशनल वर्क एड हो गया तो Q1 हो गई एनर्जी और अपन ने हायर टेम्परेचर रिजर्वायर को फ्लो कर दी। तो अब यहाँ से अपन को क्या निकालना है, यहाँ से अपन को निकालना है कि अपना जो रेफ्रिजरेटर हो गया और अपना जो हीट पंप हो गया उन दोनों की एफिशिएंसी और उन दोनों की COP ये अपन को निकालनी है। अब एफिशिएंसी तो यहाँ पर निकलती नहीं है क्योंकि अपना जो रेफ्रिजरेटर होता है और जो हीट पंप होता है उनकी COP निकलती है। COP मतलब है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो उस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए आइए निकालते हैं। जब अपन बात कर रहे हैं COP की, COP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी इसी को ही बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर COP ना आके वहां पर एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो दिया हुआ है तो वो भी अपना COP ही है। अब एक चीज है कि ये होता क्या है, ये एक रेशियो होता है किस का, ये रेशियो होता है कि डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। क्या होता है COP, क्या होता है COP हो गया मेरा डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अपन को जो इफेक्ट मिला डिवाइस लगाने से, अपन को जो इफेक्ट मिला और जितना अपन ने वर्क इनपुट किया, ये अपना COP देता है। अब इफेक्ट से क्या मतलब है, इफेक्ट से मतलब है कि अपन जब रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं उस केस में अपन को जो कूलिंग मिली, रेफ्रिजरेंट के केस में जो अपन को कूलिंग मिली वो अपना डिजायर्ड इफेक्ट हो गया। और अगर अपन हीट पंप की बात करें, हीट पंप में अपन को जो एडिशनल हीट मिल रही है, जो टेम्परेचर बढ़ा रहा है वो रूम का सर्दियों के टाइम में, तो वो अपना डिजायर्ड इफेक्ट हो गया हीट पंप के केस में। और वर्क इनपुट जो अपन उसमें वर्क सप्लाई करेंगे वो अपना वर्क इनपुट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इन दोनों की डायग्राम किस तरीके से बनेंगे वो देखिए, वो हो जाएगा ये हो गया मेरा Q1 T1 Q2 T2 और ये हो गया वर्क सप्लाइड वर्क, ठीक है। अब अपन हीट पंप में वर्क ऐड कर रहे हैं तो अब ये क्या कर रहा है, ATM से मतलब बाहर के टेम्परेचर से हीट ले रहा है और कहाँ सप्लाई कर रहा है, ये अपने रूम में सप्लाई कर रहा है। हीट पंप क्या करता है, ATM से मतलब वहां पर टेम्परेचर तो वैसे ही कम है, वहां से ये एनर्जी ले रहा है और उसको सप्लाई कर रहा है अपने रूम में, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया मेरा, यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट हो गया कि T1 जो होगा वो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर अपन बात करें किसकी, COP की टर्म में, तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो COP इसका क्या हो जाएगा, इसके COP की बात करें तो COP इसका हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट Q1
अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट इन दोनों का डिफरेंस, वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। अगर Q1 की बात करूं मैं, जैसे Q1 बराबर क्या हो गया, ये और प्लस ये W प्लस Q2। और अगर वर्क इनपुट निकालना है तो Q1 माइनस Q2, तो यहाँ से W की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। या टेम्परेचर की टर्म में अगर इसको बात करें तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की टर्म में COP ऑफ ए पंप हीट, COP ऑफ ए हीट पंप इज इक्वल टू T1 अपॉन T1 माइनस T2। ये हो गया मेरा हीट पंप का COP। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर की बात कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या हो जाएगा, वही सेम डायग्राम रहेगा, लेकिन बस एक समझने की चीज़ है। समझने की चीज़ क्या है, यहाँ पर अपन ने रेफ्रिजरेटर लगा दिया और ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गई Q2, ये हो गया Q1 और ये मैं वर्क इनपुट कर रहा हूँ सब W। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये तो हो जाएगा मेरा ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T2, और ये हो जाएगा मेरा रेफ्रिजरेटर का इंटरनल स्पेस, जहाँ से ये हीट ले रहा है, जो रेफ्रिजरेटर का जो स्पेस लेता है जिसमें कूलिंग करता है वो, ये हो जाएगा स्पेस, जो रेफ्रिजरेटर का स्पेस है जिसमें कूलिंग करनी है वो हो जाएगा। वहां से एनर्जी को ले रहा है और हायर एनर्जी सोर्स में भेज रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में भेज रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी की टेम्परेचर इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काम करता है अपना रेफ्रिजरेटर। तो अगर इसकी COP की बात करें, तो COP क्या हो जाएगी, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, ये COP जाती है। अब डिजायर्ड इफेक्ट, रेफ्रिजरेटर में डिजायर क्या हो रहा है, मतलब जो मिलना चाहिए वो कौन सा इफेक्ट है, वो इफेक्ट है मेरा Q2। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है यहाँ पे मेरा Q2, मुझे मिल रहा है लोअर टेम्परेचर मिल रहा है स्पेस में, तो डिजायर्ड इफेक्ट हो गया Q2। और अगर वर्क इनपुट की बात करें तो वर्क इनपुट निकालें तो क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट वही सेम क्या हो गया, Q1 माइनस Q2, ये हो गया मेरा Q1 और ये हो गया टेम्परेचर T1। ये बस इसको ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, या अगर इसको टेम्परेचर की टर्म में लिखें, COP इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये किसकी COP आई, ये आ गई मेरे रेफ्रिजरेटर की COP, और ये किसकी COP थी, ये थी मेरे हीट पंप की COP। अब इन दोनों COP में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों COP में रिलेशन होता है कि COP हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ये इन दोनों में रिलेशन होता है, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों को करेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा कि हीट पंप की COP एक अधिक होती है किसकी COP से, रेफ्रिजरेटर की COP से। तो ये आया अपने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, और साथ ही थ्योरेटिकल पोर्शन में इसका भी काफी इंपॉर्टेंस है, वहां पे भी ये पूछा जाता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं इसका थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ वगैरह अपन पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज अपन बात करने वाले हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी चेंजिंग इन द प्रोसेस में जो भी चेंजेस आएगा उसके कारण जो यूनिवर्स में या जो इफेक्ट पड़ेगा किसी भी सिस्टम पर, वो अपना क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। मतलब कोई भी सिस्टम हुआ उसमें थोड़े से भी अमाउंट में टेम्परेचर में चेंजेस हुआ, उसकी हीट में चेंजेस हुआ, तो ये जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है या फिर ये जो डिग्री ऑफ चेंजिंग है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन एंट्रोपी बोलते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं अपन, इसको अपना क्लोसियस का सेकंड लॉ से क्लोसियस का इनइक्वालिटी इक्वेशन आई थी। इनइक्वालिटी इक्वेशन में क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि किसी भी प्रोसेस का अगर साइक्लिक इंटीग्रल करोगे तो dq अपॉन t का ये जो रेशियो आएगा ये हमेशा लेस देन और इक्वल रहेगा किसके। तो अपन को यहाँ से क्या पता चलता है, अपन को यहाँ से पता चलता है कि अपने जो प्रोसेस है वो 3 टाइप से हो सकती है। 3 टाइप से मतलब है कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एक इम्पॉसिबल प्रोसेस। इम्पॉसिबल प्रोसेस किस तरीके से, वो हो गया अपना dq अपॉन t इज लेस देन 0। मतलब इस तरीके से कोई प्रोसेस हो रही है, मतलब 0 से कम है ई वैल्यू, तो वो प्रोसेस मेरी कहलाएगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब उसको वापस से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर नहीं ला सकते। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से ले जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। और दूसरी आती है अपनी कौन सी, दूसरी आती है अपनी
रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा dQ/T इज इक्वल टू 0। मतलब एंट्रोपी में कोई भी चेंजेस नहीं है अगर प्रोसेस अपनी रिवर्सिबल है। एंट्रोपी से मतलब है कि ds बराबर dQ/T। ds बराबर dQ/T से क्या है? इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? एंट्रोपी बोल रहे हैं। इस टी को इधर भेज देंगे तो dQ बराबर क्या जाएगा? TdS। तो यहाँ पर अपन को क्या मिल रहा है कि साहब अपना जो ds है, जो अपनी एंट्रोपी में चेंजिंग है, वो अगर नहीं हो रही है, जीरो है, तो वो प्रोसेस अपनी हो जाएगी कौन सी? रिवर्सिबल प्रोसेस। और तीसरी आती है अपनी इम्पॉसिबल प्रोसेस। इम्पॉसिबल प्रोसेस से मतलब है कि इस वैल्यू का मान जीरो से बड़ा हो। किसी भी प्रोसेस के लिए साइक्लिक इंटीग्रल करें अपन dQ/T का, तो वो आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो, और जीरो से बड़ा हो, जो कि एक इम्पॉसिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के। तो यहाँ पर उन फॉर्मूलों को निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन अपने फर्स्ट लॉ की। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या था? dQ बराबर du प्लस pdv। एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि थर्मोडायनामिक्स में होता क्या है, अगर अपन इनिशियल से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट तक उस इनिशियल का याद होना अपनों को आवश्यक है, क्योंकि इसमें यही है कि आपका फर्स्ट में जो फॉर्मूला आया उसको अपन लास्ट तक भी यूज कर सकते हैं। जो अपन ने पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट होता है dQ बराबर du प्लस pdv, तो इसको अपन अब यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज देखिए यहाँ से कि dQ की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? dQ बराबर लिख सकता हूँ TdS। dQ बराबर TdS लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर कर दो TdS इज इक्वल टू du प्लस pdv। TdS बराबर du प्लस pdv। अब इसका मैं पार्शियली इंटीग्रल कर दूँ। पार्शियली इंटीग्रल कर दो वैसे, ये कर दिया, ये कर दिया। टेम्परेचर को इनके डिवाइड में भेज दो, तो यहाँ से क्या आ गया? TdS इज इक्वल टू du प्लस अपॉन T। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि du की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ये क्या है? इंटरनल एनर्जी है। इसको mCv/dt से भी डिनोट करते हैं अपन। क्या करते हैं इसको? ये लिख देते हैं mCv/dt। ठीक है, प्लस में pdv। pdv को क्या लिख सकता हूँ मैं? pdv बराबर mRT होती है। pdv बराबर mRT होती है। और अगर मुझे लिखना है, जैसे इस टेम्परेचर को इसके डिवाइड में भेज दूँ मैं, तो P/T इज इक्वल टू mR/V। ये हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया? टेम्परेचर इसके जैसे डिवाइड में हो गया, तो P/T की जगह क्या लिखता हूँ मैं? mR dV/V। और ये चीज़ कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पर भी mCv कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका अपन को लिमिट लेके चलनी है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? T1 से T2। T1 से T2 से मतलब क्या है अपना? इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर किसी सिस्टम का। T1 T2, ये T1 T2। ठीक है, अब इस T1 T2 को अपन ने यहाँ पर नोट कर दिया। T2 T1 T2। थोड़ा सा इसको, ये T1 किसका? T2 यहाँ पे लिखो, ये T1 T2। ठीक है, अब यहाँ पर अपन कांस्टेंट को तो बाहर निकाल देते हैं। किस तरीके से? ये ds तो हो गया ये। ठीक है, mCv आया बाहर, mCv आया बाहर। अब देखिएगा dt/T। dt/T का क्या हो जाएगा? log T। log T को अगर अपन जैसे ही लिमिट पुट करेंगे T1/T2, तो log m माइनस log n। log m माइनस log n को लिख सकते हैं अपन log m/log n। तो यहाँ पर mCv log m/n, मतलब T2/T1। ये हो गया फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, इसका इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पर भी यही होगा सेम। mR तो कांस्टेंट है तो वो तो इसी तरीके से आ जाएगा, प्लस mR बाहर आ गया। और dV/V का क्या हो जाएगा? log V। log V को अपन जैसे लिमिट रखेंगे तो, सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर ना आके लिमिट किस में आएगी? वॉल्यूम में, V1 V2 V1 V2। ठीक है, तो वॉल्यूम अपना कहाँ से कहाँ तक चलेगा? इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? ln V2/V1। ये आ गया अपना इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो कि आगे न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। ऐसे ही एक और रिलेशन आने वाला है अभी, उसको भी देखिए। उसमें क्या है अपन यूज करने वाले हैं? उसमें यूज लेने वाले अपन की एंथैल्पी। एंथैल्पी जो होती है अपनी H बराबर U प्लस PV का प्रोडक्ट होती है, जिसको H से डिनोट करते हैं। ये हो गई एंथैल्पी, ये हो गई U प्लस PV का प्रोडक्ट। ठीक है, ये एंथैल्पी होती है। अब इस एंथैल्पी को अपन पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन किया तो DH बराबर DU प्लस VDV प्लस VDP। ठीक है, ये दो डबल उसमें चल जाएगा, PDV VDP। एक को पकड़ लिया, दूसरे का ले लिया, दूसरे को पकड़ लिया, एक को छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी आगे।
आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ देखिए, डी यू प्लस पी डी यू, डी यू प्लस पी डी यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी यू प्लस पी डी यू को लिख सकता हूँ मेरा डी क्यू। तो यहाँ से डी एच बराबर क्या आ गया, डी एच बराबर आ गया डी क्यू प्लस वी डी पी। और डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी क्यू को लिख सकता हूँ टी डी एस, डी क्यू को लिख दिया मैंने टी डी एस। तो टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी। ये हो गया। इस टेम्परेचर को इनके डिवाइड में भेज दो, ये टेम्परेचर इनके डिवाइड में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू डी एच की जगह पुट कर दो, डी एच क्या है अपना एम सी पी डी टी, डी एच में क्या हो जाता है एम सी पी डी टी। तो एम तो बाहर, सी पी भी बाहर। अब ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कहाँ से लिख रहा हूँ, एम सी पी डी टी, एम सी पी डी टी, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो वो फॉर्मूले अपने यहाँ पर काम आ रहे हैं। तो आप अगर इसको जानना है कि ये क्या है, ये क्या है, तो इसको एक बार उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा पिछली वीडियो में जाके। एम सी पी डी टी की बात करें तो डी टी अपॉन टी, टेम्परेचर की लिमिट T1 से T2, वी डी पी यहाँ से वही सेम रिलेशन निकालो मैं अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो P यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा और V यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इनवर्स हो जाएगा किसी का। तो अब आगे क्या होगा, आगे होगा इसमें प्लस एम आर और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, P1 से P2 तक और लिमिट, तो ये हो गई डी पी अपॉन पी, ये हो गया। अब यहाँ से इसको खोलेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरा डी एस इज इक्वल टू एम सी पी, सॉरी यहाँ पर माइनस ना आके प्लस ना आके माइनस आएगा, एम सी पी टी वन अपॉन टी टू, वही जो अपन यहाँ पर किया था, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसको, एल एम टी टू अपॉन टी वन, टी टू टी वन से फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर ये लीजिएगा आप हमेशा, माइनस एम आर प्रेशर की टर्म में एल एम टी टू अपॉन, तो ये हो गया एक और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास जो निकल गया है। यहाँ पर अगर देखिएगा एक चीज़ थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको दिखेगी कि अगर वॉल्यूम आ रहा है तो यहाँ पर सी भी आएगा, और अगर प्रेशर आ रहा है तो यहाँ पर सी भी आएगा, ठीक है। दोनों एम सी पी एल एम टी टू अपॉन टी वन, एम सी वी एल एम टी टू अपॉन टी वन, और पीछे एम आर, यहाँ पर भी एम आर है, एल एम यहाँ पर पी टू अपॉन पी वन, यहाँ पर पी टू अपॉन पी वन, यहाँ पर प्लस है। अगर वॉल्यूम की टर्म आती है तो प्लस रहेगा, और अगर प्रेशर की टर्म आती है तो माइनस रहेगा। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इन फॉर्मूलों को लिख लीजिएगा, क्योंकि अपना कोई सा भी एग्जाम हुआ, गेट हुआ, IAS हुआ, उसमें इनसे रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।